और आज हम लोग देखेंगे इन्वेंट्रीज। तो देखिए, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है। इन्वेंट्री का मतलब साफ है कि आप जितना गुड्स आपके पास था ओपनिंग में और जो आप सेल कर दिए वो भी एक गुड्स है, जो आपके पास था वो भी गुड्स है, जो आप सेल कर दिए वो भी गुड्स है। तो इन्वेंट्रीज में क्या है कि आपको पढ़ना रहता है कि आपका या तो स्टार्टिंग में आपको फाइंड करना होगा कि कितना स्टॉक था, या फिर एंड में आपके पास कितना स्टॉक था। अनसोल्ड स्टॉक्स, देखिए अनसोल्ड स्टॉक्स और या फिर गुड्स को इन्वेंट्रीज कहते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी मतलब है कि आपके पास जितनी गुड्स थी उस पर आप कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे बेचते टाइम, ठीक है, या फिर उसको बनाते टाइम, तो सारी चीज़ों को आपको ऐड कर लेना है और जो आप सेल किए हैं उसको उसमें से माइनस कर देना है। यही आपका जो है वो इन्वेंट्री होगा। तो देखिए, इन्वेंट्री एक तो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, बिल्कुल जो पहले से हमारे बिजनेस में होती है। फिर सब सेल वेल करने के बाद जो बच जाता है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये तो हमें पता है कि जब भी हम उनको वैल्यू करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि वो कितने का मेरे पास बचा है, तो उसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो लो होती है, ठीक है, वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लो, बिल्कुल उसका सेलिंग प्राइस कम है या परचेजिंग प्राइस कम था, उसका जो कॉस्ट होता है उस पर हम उसको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं उसको कम पे? क्योंकि देखिए, अगर उसको हम ज़्यादा पे दिखाते हैं, ठीक है, तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमें फ्यूचर गेन को इग्नोर कर देना है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को हमें जो है ना वो ध्यान में रखना है। तो फ्यूचर लॉसेस को अगर हमें ध्यान में रखना है तो हमें यानी कि कम प्राइस वाले को हमको ध्यान में रखना है। तो कम प्राइस जिसका भी होगा, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो गुड्स से मिलेगा वो कम जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे, ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मेथड्स हैं कि किस किस मेथड से आप इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं। ये है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब पहले जो आप गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, उसमें से कुछ सेल हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ, तो सबसे पहले आप उसी को बेचेंगे और सबसे पहले उसी का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब दिया रहेगा कि 1 2 3 4 आप गुड्स परचेज किए हैं, जो सबसे लास्ट में परचेज या सेल हुआ है और जो सबसे लास्ट में सेल हुआ है या परचेज हुआ है उसका सबसे पहले एंट्री करेंगे। और ये है वेटेड। वेटेड है मतलब जितने सारे हैं सभी का एवरेज की तरह निकाल कर हम फाइंड करेंगे। और ये सिंपल एवरेज, बिल्कुल ये तो एवरेज हो गया। और वेटेड मतलब जो प्लस माइनस लगातार होते जा रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, अगर 1 2 3 4 गुड्स आया तो जो जैसे जैसे आया उसको किसी में को सेल करना, किसी को रिटर्न हो रहा है, तो प्लस माइनस उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये तो एवरेज बेस्ड पे, ये सारे आगे बताऊंगा मैं। और सेकंड है नॉन हिस्टोरिकल, ठीक है, जिसको एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है और ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो है उसमें कहता है कि आपके पास जितना शुरुआत में ओपनिंग था, ठीक है, उस पर आप कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे। कौन से एक्सपेंसेस? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है गुड्स पे। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेज। उसमें ये जो तीनों ऐड कर देते हैं तो वो परचेज की कॉस्ट होती है। अब खुद सोचिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलता है, ठीक है, उसका कितना कॉस्ट होगा जो सेल हम किए हैं, और उसमें से हम सेल्स को माइनस करते हैं, ठीक है। इसको आगे आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले सोचिए ये कॉस्ट किसे कहते हैं। कॉस्ट मतलब कितना में हम परचेज किए थे, ठीक है। तो अगर हम जितना में सेल किए हैं और उस पर कुछ हम प्रॉफिट ऐड कर सेल करते हैं, अगर उस प्रॉफिट को हम माइनस कर दें तो हमारा कॉस्ट बचेगा कि हाँ भाई इतना का हम परचेज किए थे। क्यों? क्योंकि लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, तो अगर हम उस प्रॉफिट को ही हटा देंगे तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ जाएगा। वहीं पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम खरीदे थे मान लीजिए 10 रुपये में, ठीक है, और बेचें उसको 20 रुपये में, तो अगर 20 में से हम 10 घटा देते हैं तो जो जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल जाता है। वैसे बिल्कुल सेल सेल कितना मतलब ज़्यादा, मतलब कॉस्ट पे आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट ऐड किए थे और उसके बाद आप सेल किए, वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि जो हमारा परचेजिंग प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट ऐड किए तो वो सेल्स हो गया, ठीक है। अब लॉस की बात करेंगे तो भाई अगर परचेजिंग प्राइस हमारा ज़्यादा था और बेचे हम कम में हैं, यानी कि कॉस्ट ओवर सेल, अगर सेल कम है कॉस्ट से तो लॉस होता है। बिल्कुल, हम परचेज किए हैं 10 रुपये में और बेचे उससे कम में 8 रुपये में, तो 10 में से 8 2 रुपये का हमारा लॉस है। अब देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल, कुछ ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट
सेल पर कितना हुआ है उसको फाइंड करने के लिए 100% देखिए प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, और वही अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100, बिल्कुल इससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा ऑन सेल ऑन कॉस्ट। और देखिए ये पॉइंट दरअसल याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी आसान है और ये आपको किन किन चैप्टर्स में काम देगी, ये आपको देगा इन्वेंट्री में, कंसाइनमेंट में और सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तीनों चैप्टर्स में, और आगे भी हो सकता है किसी चैप्टर में। क्या है कि अगर कॉस्ट जो है, कॉस्ट जितना का हम परचेज करते हैं उस पर अगर 100% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम उसको सेल करेंगे तो उस पर 50% प्रॉफिट होगा। तो देखिए कॉस्ट का क्या कंसेप्ट है, कॉस्ट जो हमारा परचेजिंग प्राइस होता है और जो सेल होता है वो हम ज़्यादा पे करते हैं प्रॉफिट इंक्लूड करके। तो इसका आप सिंपल सा ट्रिक समझिए कि अगर ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपको 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि 1/2 दिया हुआ है कॉस्ट, कि ये जो लिखा हुआ है कि 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर ये बात लिखा हो कि 1/2 ऑन कॉस्ट, समझिए ऐसे इसको, तो आपको क्या करना कि जो ये नीचे 2 है उस पर ध्यान देना है कि भाई अगर हम सेल पे प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है हमें 1/2, तो सेल पे निकालेंगे तो सेल का जो बेस है वो इससे ज़्यादा निकलेगा, यानी कि सेल का हो जाएगा 1/3, ठीक है, नीचे नीचे दिखना है आपको। और वैसे ही अगर प्रॉफिट ऑन सेल दिया है कि प्रॉफिट ऑन सेल जो है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि प्रॉफिट दिया हुआ है कि ये तो 50% का मतलब 1/2 है, तो अगर 1/2 सेल पे है एस, तो इसका इससे एक कम कॉस्ट पे होगा, जो बेस है 2 से कम कॉस्ट पे, यानी कि 1/1, यानी कि ये देखिए 100%, 100/100 हो गया। वैसे ही देखिए 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर 1/2 कॉस्ट पे है, ठीक है, तो जो नीचे जो बेस है ये तो सेल में बढ़ जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा सेल में। अब यही अगर 1/3 सेल पर दिया रहता और कॉस्ट हमें फाइंड करना होता तो ये 3 को माइनस कर देते 1 से और 2 लिख देते। देखिए ये कंसेप्ट आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ही नीचे देखिए कि 33% ऑन कॉस्ट है लिखा हुआ है, तो 33% ऑन कॉस्ट यानी कि ये देखिए 33% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/3 ऑन कॉस्ट, ये कह रहा है कि 1/3 कॉस्ट पे है, तो भाई 1/3 यानी कि जो सेल होता है वो तो हमेशा ज़्यादा होता है, तो वो 1/4 हो जाएगा, बेस एक ज़्यादा रहता है सेल का, ठीक है। वैसे देखिए 1/4 ऑन कॉस्ट यहाँ पे है 1/4, तो अब बताइए सेल पे कितना जाएगा 1/5, यानी कि 20% हो गया, ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाना हो तो नीचे एक बेस कम कर देंगे और इधर से इधर जाना हो तो एक जो है वो बेस ज़्यादा कर देते हैं। उसी चीज़ को क्लियरली दिखाए हैं कि अगर कॉस्ट पे 1/2 है तो इसका बेस जो सेल पे होगा वो 1/2 + 1 हो जाएगा। वहीं 1/4 अगर कॉस्ट पे है तो 4 + 1 सेल पे हो जाएगा। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 1/4 सेल पे है तो 1/3 कॉस्ट पे होगा, एक इसमें से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सेल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थी टोटल फाइंड करने की एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अब देख लेते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2020 और क्लोजिंग डेट कब है 31/12/2020। इस दिन को हमको क्लोजिंग स्टॉक देखना है कि कितना हमारा सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, उसमें बचा कितना सब में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग स्टॉक जो हमारा शुरू में स्टॉक था वो उस पर हम और परचेज कितना किए हैं वो दोनों हम इंक्लूड कर देंगे, हमारा स्टॉक हो गया। उसमें हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐसे समझिए कि जो भी एक्सपेंसेज हैं जो सीधे गुड्स पे लगे हों, यानी कि सेल करने से पहले के जितनी भी एक्सपेंसेज हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होती है। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है तो उसे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। टोटल परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज हैं उसको आपको इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जितनी भी हैं ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स से कि मतलब कितना का गुड्स आपके पास था, आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी था, परचेज भी किए थे, कुछ उस पर खर्चा किए तभी ना आप सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस सेल ये होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सेल्स में तो सेल्स रिटर्न भी कुछ आ जाता है जो आपको सेल में से ही माइनस करना होगा, ठीक है। वैसे परचेज जो है यहाँ पे इसमें भी परचेज रिटर्न हो जाता है, वो तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं तो उसको जैसे सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में होता है कि आप गुड्स भेजे थे
सोच कर कि मेरा 10,000 का गुड्स है, उस पर 5,000 का हम प्रॉफिट ऐड कर कर भेजते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि सारा बिक गया और कुछ बच गया, तो कुछ बच गया तो वो तो प्रॉफिट के साथ मेरे पास वापस आएगा नहीं। अब 10,000 का हम सामान भेजे थे, ऐसा हमें जूम कर लिए थे कि वो 15,000 का है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें प्रॉफिट ऐड किया था। लेकिन जो हमारे पास वापस आएगा वो तो एक्चुअल वैल्यू 10,000 ही आएगा। भले ही हम 15,000 का सोच कर भेजे हो कि 5,000 उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें से तो प्रॉफिट हमें हटाना होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास वापस आ रहा है। तो देखिए, द क्लोजिंग स्टॉक आल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट। हाँ, जो हम सोच कर भेजते हैं कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट पर हम बेच रहे हैं, बट वी शुड रिमूव प्रॉफिट ऑन लाइन और लेफ्ट गुड्स, यानी क्लोजिंग स्टॉक पे जो प्रॉफिट होता है उससे हटाना चाहिए। क्यों? एज यू हैव अर्न नथिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उससे हमें अर्निंग हुई कहाँ है, वो तो स्टॉक मेरा ही रह गया, उस पर तो प्रॉफिट हुआ नहीं, वो बिका ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। आगे देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो फॉर्मूला है कि ओपनिंग में कितना स्टॉक था, परचेज आप कितने और कर लिए, और उसमें आपने जितने एक्सपेंसेस किए उस सब कुछ आप ऐड कर लेते हैं। फिर अब बेचे कितने में है माइनस सेल्स, यहाँ पे वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो और अगर ओपनिंग स्टॉक हमें फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात है, जो रिवर्स कर दीजिए, ओपनिंग को माइनस कर दीजिए, परचेज को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, सेल्स को ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा आपका वो ओपनिंग आ जाएगा। ठीक है, इससे रिवर्स क्लोजिंग स्टॉक उसमें गिवन रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, देखिए इसको और समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो नई नई कंपनियां होती हैं उनके ओपनिंग स्टॉक तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलता है उसमें से परचेज आपको घटाना पड़ेगा, उसमें से आपको एक्सपेंस आपको घटाना होगा, और तो ऐसे आपको क्या आएगा, वो आएगा क्या है, हैज नो स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग प्लस COGS माइनस परचेज माइनस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो कंपनी होती है उसकी ओपनिंग स्टॉक्स नहीं होती है। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल कब? देखिए अब हम गुड्स भेजें, उसमें से कुछ बच गए, ठीक है, और जो बच गए और तो वो डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं, वो होते हैं नॉर्मल। और अब नॉर्मल क्या होता है कि कुछ जितना हम प्रॉफिट में भेजे थे उतने में नहीं बिके, मतलब हम भेजे थे कि उस पर 5,000 प्रॉफिट ऐड करके, वो बिके कितने में, 3,000 प्रॉफिट ऐड करके, या फिर हो सकता है उस पर लॉस हो गया हो, सारे पे नहीं, एक दो पे, तो होता है एब नॉर्मल। ठीक है, तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे, क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था, आप परचेज कर कर कितना लाए, उसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए। ठीक है, और सारे हम कर लिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया जो है वो जो परचेज हम किए थे, जो परचेज किए थे उसका टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो गया, तो अब इतना तो हम परचेज का हमारा है। ठीक है, ये तो कंपनी का हो गया ना, ये हमारा है, ये हमारा ओन, हम इसके ओनर हैं। जितना काम परचेज किए उस पर एक्सपेंस किए सब कुछ, अब हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो सेल में क्या होता है कि कुछ सेल्स रिटर्न हो जाती है, उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉफिट जो हमारा सेल्स रिटर्न होगा उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड रहता है, तो उसको भी हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, और जो लॉस हुआ है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब लॉसेज को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि लॉसेज को तो हम ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किए होते हैं, हम तो इंक्लूड किए होते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट को हम हटा लें, तो वैसे ही लॉस को हमको ऐड करना होगा उसमें, क्या कितना घाटा हुआ, घाटे के साथ हमारे पास आएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के साथ तो वो आएगा नहीं, जो स्टॉक बिका ही नहीं उसमें प्रॉफिट क्यों हम इंक्लूड करेंगे, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और लॉस को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और सेम वे तो क्लोजिंग स्टॉक निकलता कैसे, आप परचेज में कितना एक्सपेंसेज किए ए और बी, कि आप सेल जो किए उसमें टोटल सेल्स कितने किए, सेल्स रिटर्न कितना का हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक ए माइनस बी, ये जो ए है ए माइनस बी क्लोजिंग स्टॉक, और ऐसे ही अगर ओपनिंग स्टॉक निकालना होगा तो बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में कितना था, आप परचेज कितना किए, आप उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगाएं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कितना आपका आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है COGS, कि आप बेचे तो कितना खर्चा आया है, वो सब कुछ कंसीडर करके आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं। और हाँ, ये देखिए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स हैव डिफरेंट प्रॉफिट्स मार्जिन, वही मैं बात कर रहा था कि अब नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल मतलब जो हम भेजे थे, ठीक है, स्टॉक हम भेजे थे 5,000 प्रॉफिट ऐड करके, और 5,000 प्रॉफिट के साथ वो बिक गया और कम ही बिका, तो कुछ जो बचा है वो 5,000 प्रॉफिट हटा कर ले लेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ गुड्स
5,000 हम प्रॉफिट पे भेजे थे, लेकिन हो सकता है वो 2,000 प्रॉफिट पे बिके, और 2,000 प्रॉफिट पे बिके और कुछ जो था 2,000 लॉस पे बिके, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ बच भी जाए। तो जो हमारा अमाउंट है वो डिफ़र कर जाता है। अब मान लीजिए हम 100 यूनिट्स भेजे थे, जिसमें 90 यूनिट्स उस वो @110 से बिके, और उसी में से थे जो 10 यूनिट्स वो @90 से बिके। तो कुछ जो इस पे हो सकता है कि लॉस हो जाए, इस पे हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है कि इसका स्टॉक भी बच जाए, बच भी जाए इसमें से कुछ, और इसमें से भी कुछ बच जाए। तो उनको जब हम स्टॉक में वैल्यू करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा इलस्ट्रेशन से। देखिए, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज टू फाइंड, जब हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना रहता है तो उसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल सब कुछ देखते हैं, उसका टोटल करते हैं। और देखिए, इसमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करते हैं, सेल ऐड करेंगे, सेल्स रिटर्न तो इसी की बात है, जिसे हम माइनस कर लेते हैं सेल्स में से, प्रॉफिट भी माइनस कर लेते हैं हम सेल्स में से, और ये देखिए परचेज को भी माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंस को भी माइनस। क्यों? हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जो टाइम हमें बाद में आने वाला है उसका नहीं फाइंड करना है, टाइम से पहले हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक था। मतलब एक बात किया जाए तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, आप रिवर्स चाहिए। जैसे आप ओपनिंग क्या करते थे, परचेज को प्लस करते तो अब आप परचेज को माइनस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते थे उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कैटेगरी जो आपका ए कैटेगरी में आता था, जिसे आप पीछे प्लस किए थे, और ये हैं बी कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो बी कैटेगरी वाले हैं, बी, इनको आप ए से बी को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। और बी में से अगर आप ए को माइनस कर दें, ठीक है, सेल्स में से हम परचेज वाला प्राइस जो है माइनस कर दें, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा कि हम जितना परचेज टोटल किए उस पर एक्सपेंस जो किए हैं, ठीक है, परचेज का टोटल माइनस सेल्स का टोटल। तो हम जितना हम परचेज किए थे और हम जितना सेल कर दिए उसमें बचा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की अगर बात किया जाए तो यानी कि सेल्स माइनस परचेज, ठीक है, सेल्स माइनस परचेज ही, कि जो हम सेल्स ज़्यादा किए हैं और परचेज हम कम किए थे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई सेल हम ज़्यादा तभी कर सकते जब हमारा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक बराबर सेल्स माइनस परचेज, और वहीं क्लोजिंग स्टॉक परचेज माइनस सेल्स। लेकिन यहाँ पे बात है समझने वाली कि परचेज में आएगा आपका एक्सपेंस भी आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक जो होंगे उसको भी। वैसे ही सेल्स में है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपको करना होगा, और जो इसमें प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी इसमें से हटेगा। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक निकाल रहे हैं और स्टॉक में से आपको सेल जो हुआ है उसमें जो स्टॉक बचा हुआ है उसका प्रॉफिट आपको हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि प्रॉफिट दिखाकर आप उसे वापस नहीं ले सकते, वो बिका थोड़े ही, वो तो आपका स्टॉक है, तो परचेज इसमें से माइनस होगा। वैसे ही ओपनिंग स्टॉक जो सेल है वो टोटल सेल, सेल्स रिटर्न और माइनस प्रॉफिट, और परचेज जो हो गया ये इंक्लूड करेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक को, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक सेल्स माइनस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है। अब देखिए बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एक तो हो गया कि अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब कि जो हम गुड्स भेजे थे सेम वे में अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। वहीं एबनॉर्मल में क्या है, मतलब कि जब हम जितना पे हम भेजे थे, सम आर सोल्ड एट आइदर ज़्यादा या कम वैल्यू अदर दैन प्रिंटेड प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट जो है जो हम इंक्लूड करके जो हम भेजते हैं, कितने प्रॉफिट में हमें बेचना है उतने पे अगर बिक जाए तो वो तो उसमें जो घाटे होते हैं या फिर कुछ बच जाते हैं वो नॉर्मल लॉस होते हैं। लेकिन अब नॉर्मल क्या होता है कि कुछ होता है जो ज़्यादा, हम मान लीजिए कि 25% हम प्रॉफिट पे भेजे थे, लेकिन हो सकता है कि उसमें हमें अमाउंट दे दे कि 12,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, और गुड्स जो था वो 25,000 का था। तो इसमें तो नहीं ऐसा दिख रहा है कि जो 12,000 है वो 25,000 का 25% है। तो कभी कभी होता है कि जितना पर हम भेजते हैं उससे कम में कुछ गुड्स जो है वो सेल होते हैं या फिर ज़्यादा प्रॉफिट पे सेल हो जाते हैं, और
वो क्या होता है, वो प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस को हम नहीं कंसिडर किए होते। हम 20% पर भेजे थे और वहाँ पे दिखा रहा है कि आप अमाउंट में 30,000 रुपये फ़ायदा कर रहे हैं 10,000 की गुड्स पे। तो यानी कि जो आप प्रॉफिट को आप एस्टिमेट नहीं किए थे और वैसा कुछ हो गया, आप भेजे थे कुछ और पे हुआ कुछ और, तो उसे एब नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल के केस में हम क्या करते थे कि हम जो क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे वो क्या करते थे कि हमारा ओपनिंग में कितना स्टॉक था, हम परचेज कितना का किए हैं, ठीक है, प्लस इस पे जो हमारा एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट है वो कितना हुआ, और इतना होने के बाद हम क्या करते थे कि माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आता था हमारा जो सेल हम किए हैं वो, उसमें से हम सेल से रिटर्न को माइनस कर देते थे और उसमें से प्रॉफिट को भी। तो जब ये जो था, ये टोटल जो समझ लीजिए एक तरीके से परचेजिंग का था ए, और ये जो था बी, अगर ए माइनस बी कर देते तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था। ये नॉर्मल के केस में था। ठीक है, ये नॉर्मल क्यों, क्योंकि जितने प्रॉफिट पे हम भेजे थे, ठीक है, कुछ प्रॉफिट हम कंसीडर कर कर भेजे होंगे, उतना ही प्रॉफिट जो है लॉस हुआ। इसमें कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि हाँ आप 20,000 का लॉस हो गया, 25,000 का लॉस हो गया, या फिर आप भेजे थे 10% पे और 20% का लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा। तो वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यू करेंगे आप नॉर्मल मानकर। अब अगर देखें कि एब नॉर्मल के केस में क्या होगा, देखिए लास्ट के में, क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे, देखिए एब नॉर्मल पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट में, तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि इतना का गुड्स जो है वो इतने के प्रॉफिट या फिर इतने लॉस पे वो बिका है, ये साफ लिखा रहेगा। यानी कि जो बाकी के सारे गुड्स रहेंगे उसका इन्फॉर्मेशन अलग होगा और जो लास्ट में होगा उसका इन्फॉर्मेशन अलग होगा। तभी समझ जाना है कि जो लास्ट वाला है वो एब नॉर्मल से रिलेटेड है। ठीक है, तो एब नॉर्मल के केस में हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल के केस में तुम सीधे ओपनिंग जो दिखा है कि ओपनिंग और परचेज और उस पर कितना एक्सपेंस हुआ, ये हमारा जो परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग कॉस्ट हो गया, माइनस जो सेलिंग कॉस्ट हमारा था वो, यानी कि ए माइनस बी कर देंगे तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। वहीं पे अगर एब नॉर्मल हो तो देखिए एब नॉर्मल हो तो आपको परचेजिंग स्टार्टिंग से अगर आप कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ गुड्स हमारा एब नॉर्मल लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल और एब नॉर्मल दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल, इसे आपको टोटल मान लेना है, इससे जो आपका नॉर्मल गुड्स है वो, और ये एबनॉर्मल गुड्स का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको टोटल दिखाना है कि आप जो टोटल आप परचेज किए हैं वो ये आपको दिखाना है, जो कि आपका एबनॉर्मल गुड्स है। ठीक है, एबनॉर्मल, और यहाँ पे आपको दिखाना है नॉर्मल। अगर मान लीजिए हम टोटल 1 लाख का परचेज किए, उस पर 50,000 का हमारा एक्सपेंसेज है। ठीक है, एबनॉर्मल में क्या होता है कि हमारा टोटल गुड्स है 1 लाख का। ठीक है, टोटल गुड्स यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम परचेज किए हैं 20,000। ठीक है, वो, और बोल रहा है कि 10,000 का जो गुड्स था, 10,000 का जो गुड्स था वो सेल वैल्यू जो उसका है, सोल्ड लिख सकते हैं यहाँ पे कि सोल्ड फॉर 5,000। ठीक है, यानी कि जो 10,000 का गुड्स था उसको हम कितने में बेचे हैं, जो 10,000 का गुड्स था उसको हम 5,000 में भेजे हैं, और इन सब का जो प्रॉफिट है, इन सब का प्रॉफिट, इसका परसेंटेज है कुछ अलग, यानी कि -20% मान लीजिए कि प्रॉफिट पे आप भेजे थे। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज जो था आप मान लीजिए कि 20% था। तो ज़रा सा आप सोचिए, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट 20 है, तो ये 1 लाख और ये 20,000, 1,20,000 का हम टोटल भेजे हैं, और उसी में से जो 10,000 का गुड्स था वो 5,000 के लिए बिका। तो क्या वो 20% से मैच कर रहा है? नहीं, 20% तो प्रॉफिट होना चाहिए था। तो मान लीजिए कि लॉस भी होता तो यहाँ पे 20% लॉस होता, यानी कि 2,000 इसका 20%, लेकिन यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि 5,000 के लिए बिका है, 50% लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका जो लॉस का परसेंटेज है वो प्रॉफिट से भी नहीं मैच करता है, यानी कि वो एबनॉर्मल है। वो तो हम नॉर्मल है नहीं, हम तो कंसीडर किए थे कि 20% टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% प्रॉफिट होनी चाहिए या फिर लॉस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10,000 का गुड्स 5,000 में बिका, ये तो सीधे डिफर कर गया। ठीक है, इससे तो बिल्कुल डिफर कर गया क्वेश्चन से। जैसे आपको दिखाते हैं,
ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है जिसमें इन्वेंट्री स्टार्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री है, उसमें परचेज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हुए, फिर सेल्स हुए हैं, तो और ये जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल चार्जेस है, इन तीनों को तो हम दिखाते नहीं हैं जब हम स्टॉक जब वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग से रिलेटेड है, और जो सेलिंग से पहले जितने एक्सपेंसेस होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसको हम स्टॉक वैल्यूएशन में कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। ठीक है, यानी कि हमें जो प्रॉफिट होगा वो 20% सेल्स पे होगा। तो हम पहचाने कैसे कि ये अब नॉर्मल है? देखिए कैसे अब नॉर्मल है, 20% तो टोटल पे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये जो हम सेल करेंगे उस पर 20%, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे वैल्यू किया जा रहा था इन्वेंट्री स्टॉक, तो क्या हुआ कि 17,500 हम पहले ही एक आइटम से ले लिए थे, 50,000 का आइटम था उसमें 17,500, यानी 32,500 ये बचा हुआ था, और ये बिका है 45,000 में। तो अब बताइए 32,500 वाला बिका 45,000 में, क्या उस पर 20% प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो 37,500 का है तो 37,500 का 20% अगर आप फाइंड करेंगे और उसको हम 37,500 में ऐड करेंगे तो 45,000 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो नहीं होगा यानी कि ये एबनॉर्मल है, ये गुड्स तो एबनॉर्मल है ना, इस पर 20% प्रॉफिट पे बिकना चाहिए था ना। जो 37,500 बचा वो 20% प्रॉफिट पे बिकना चाहिए था, लेकिन क्या वो एक्चुअली में 20% है 45,000? नहीं, यानी कि ये जो 20% सेल दिया हुआ है वो सभी के लिए दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रॉफिट हमारा जो है वो 20% हुआ है, लेकिन इस गुड्स पे जो है वो कुछ अलग ही प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये एबनॉर्मल गुड्स है। तो स्टार्टिंग से ही इसको हम एबनॉर्मल मान लेंगे। ये जो 50,000 है उसमें 37,000, जो 32,500 सॉरी बचेगा, वो हमारा एबनॉर्मल स्टार्टिंग से हो जाए। और वहीं अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधे दिया हुआ है कि सेल्स इतना है, कॉस्ट ऑफ परचेज इतना है, ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस पे जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है वो इतना है। यानी कि हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये गुड्स इतने का बेचा या फिर ये इतने का बिका है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं दिया था, तो इसमें प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे। ये नॉर्मल केस है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कितने प्रॉफिट पर बेचना था। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे दिया रहता कि 20% प्रॉफिट पे बेचना था और एक गुड्स जो है उस पर 45,000 का जो है वो प्रॉफिट हो गया और वो गुड्स 30,000 का ही था, तो वो तो 20% से मैच नहीं कर रहा, तो एबनॉर्मल का केस हो जाता है, और ये नॉर्मल का केस है। जैसे कि देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसमें नॉर्मल के केस है। देखिए 5 लाख तो स्टॉक था उनके गोडाउन में, ठीक है। अब देखिए सेल जो हुआ 4,10,000 का हुआ था, परचेज 50,340, सेल्स रिटर्न 10,000 का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑन सेल जो है वो प्रॉफिट है। यहाँ पे और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई गुड्स जो है वो 10,000 का था, मान लीजिए कि वो गुड्स 4,10,000 का था और बिका 4,20,000 में है, तो क्या वो 20% प्रॉफिट पर बिका था? नहीं, वो उसका प्रॉफिट कुछ और निकलेगा। तो वैसा कुछ भी यहाँ पे अलग गुड्स का नहीं दिया हुआ है कि कौन कितने में बिका। यहाँ पे डायरेक्ट है कि इतने के गुड्स थे, इतने टोटल सेल पे लगे हैं, ठीक है 20%, और बाकी जो कोई एक पार्टिकुलर गुड्स की बात नहीं किया कि वो इतने प्रॉफिट पे बिका या वो उतने प्रॉफिट पे बिका। तो अगर ऐसा केस नहीं होता है तो वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल का है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक इसमें फाइंड करना है, पीछे जाना है। यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल का केस नहीं है, तो डायरेक्ट क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, ठीक है, जो सेल्स थे COGS उसको निकाला। ओपनिंग इन्वेंटरी जो 5 लाख दिया हुआ है उसमें सेल्स को दिखाया और उसी में से 20% जो प्रॉफिट था वो 20% प्रॉफिट माइनस किया, ठीक है। अब 20% माइनस किया, 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000, फिर 80,000 माइनस किया तो 3,20,000 हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये 10,000 क्यों माइनस किया, तो देखिए क्वेश्चन में लास्ट में सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस था, तो जो टोटल सेल्स है हमारा वो 4 लाख का था। तो अब तो पता चल गया 4,10,000 का जो दिख रहा है उसमें 10,000 सेल्स रिटर्न थे, यानी कि 4 लाख का हुआ, 4 लाख में से 20% माइनस कर दिए, 3,20,000। वैसे ही परचेज का है, सीधे वैल्यू दिया हुआ था 50,340, तो 50,340 दिखा दिए। और क्योंकि ये क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो माइनस कर दिए 50,340, किसमें से 3,20,000 में से, तो जो आया वो 769,660, क्योंकि बीच में हम परचेज भी जो था वो 50,340 का किए थे जो कि माइनस हुआ, और ये जो सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस की, और टोटल वैल्यू जो स्टॉक था वो 5 लाख ऑलरेडी गिवन था। तो सेल्स ही इतना हुआ था, और ये जो सेल्स है इसको हम ऐड किए, इसको हम माइनस किए, और सेल्स रिटर्न को इससे माइनस कर दिए, और जो वैल्यू ऊपर 5 लाख था उसमें हम ऐड कर दिए, और इससे हम प्रॉफिट भी माइनस कर लिए। तो टोटल कितना आया 769,660। तो ये तो नॉर्मल था, और अब नॉर्मल भी देख चुके हैं, ये एब नॉर्मल है। तो ये जब एब नॉर्मल है तो इसको अलग तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे हम
कि जो एबनॉर्मल आइटम है, ये देखिए 50,000, इसको हम पहले ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब हम परचेज किए होंगे तो उसको हम अलग कर लेंगे कि हाँ, जितना टोटल मेरा परचेज है उसमें इतना एबनॉर्मल था। तो जो फॉर्मेट बनाए थे हम, ये इसमें हम उसको अलग तरीके से दिखाएंगे। तो देखिए, एबनॉर्मल लॉस वाला केस आपको अच्छे से समझा देते हैं कि इन्वेंट्री जो था स्टार्टिंग में 1,42,500 का था, उसमें परचेज भी किए थे 7,62,500 का, ठीक है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी 1,50,000 का हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कंसीडर नहीं होगा, फाइनेंशियल चार्जेस भी नहीं होगा, सेल्स होगा। उसी में कह रहा है ये गुड्स था 50,000 का, जिसमें 17,500 तो हम ऑलरेडी ले लिए थे, ठीक है, रिटर्न ऑफ कर लिए। तो कितना का बचा था? 32,500। उसको बेचे हैं 45,000 में। तो क्या उस पर 20% प्रॉफिट है? नहीं, ये इसका प्रॉफिट अलग है। तो और टोटल प्रॉफिट हमें 20% ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे पता चल गया कि एक गुड्स है 32,500 का, जो एबनॉर्मल है, उस पर प्रॉफिट हुआ है, वो 20% से अलग हुआ है, ठीक है। बेरिंग तो इसका हम कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो देखिए, जो हमारा 1,42,500 स्टार्टिंग में हमारा दिया हुआ है कि स्टॉक है, उसमें हम मान लिए कि 32,500 जो है वो हमारा ऑलरेडी एबनॉर्मल है, क्योंकि इतना ही बचा था। 50,000 का जो गुड्स था उसमें हम 17,500 तो राइट ऑफ कर लिए थे, तो 32,500 का एबनॉर्मल अभी भी वो गुड्स था ओपनिंग में। तो अगर इतना का टोटल था और इतना का उसमें एबनॉर्मल होने वाला है, हमें पता है कि इसका प्रॉफिट कुछ और निकलने वाला है, 20% नहीं निकलेगा, तो हमारा नॉर्मल गुड्स कितना रहा होगा? स्टार्टिंग में 1,10,000, तो 1,10,000 प्लस 32,500, 1,42,500। अब देखिए, हम परचेज किए हैं 7,62,500 का, तो परचेज किए तो वो तो नॉर्मल गुड्स ही हम परचेज किए होंगे, एबनॉर्मल तो परचेज करेंगे नहीं, हमें कैसे पता कि एबनॉर्मल है, ठीक। तो इतना का परचेज किया तो इतना का परचेज भी यहाँ पे टोटल में हम ऐड कर देंगे। प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो किया 1.5 लाख का, वो भी यहाँ पे नॉर्मल पे ही किया होगा, तो नॉर्मल पे ऐड कर लिए और यहाँ टोटल में भी ऐड कर लिए। तो टोटल जो नॉर्मल गुड्स हैं वो 10,22,500 और 32,500 अब नॉर्मल, वो उतना रह ही गया उसका कॉस्ट, और 10,55,100 जो है वो टोटल हो गया। वैसे ही हम सेल का देखते हैं। देखिए, सेल जो है वो 12,45,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप सोचिए, 12,45,000 दिया हुआ है, तो अब नॉर्मल में भी उसमें लिखा है कि 45,000 का सेल हुआ है 32,500 वाला, तो 45,000 लिख दिए कि हाँ भाई, टोटल जो सेल है 12,45,000 का, उसमें तो एक गुड्स है ऐसा जो 45,000 का बिका है, वो अब नॉर्मल था, ठीक है। तो इसका हम 45,000 निकाल दिए, तो बाकी बचा कितना? 12 लाख, ठीक है। अब देखिए, अब 20% प्रॉफिट पे जो हम माइनस करेंगे, क्या इससे भी माइनस करेंगे? नहीं, इसका तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कितना गिवन है साफ पता चल रहा है, 12,500। अब देखिए, 32,500 का था और बिका 45,000 में, यानी कि 12,500 प्रॉफिट पे बिका, ठीक है। लेकिन ये जो 12 लाख है, इस पे तो ये तो नॉर्मल गुड्स है, तो इस पे जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कि 20% प्रॉफिट जो सेल पे है, तो उसको तो हम दिखाएंगे 20% ऑन कॉस्ट है, शायद 20% ऑन सेल है, सॉरी। तो 20% ऑन सेल है, तो हम 20% इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 20% इसका कितना होगा? 12 लाख का 20% 2,40,000, तो 2,40,000 हम माइनस करेंगे इससे प्रॉफिट। लेकिन इससे प्रॉफिट क्या, इसका हम 20% फाइंड करेंगे? नहीं, इसका प्रॉफिट ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है कि 32,500 का था, वो 45,000 में बिका है, तो इस पर प्रॉफिट फाइंड करने की जरूरत है नहीं। तो 12,500 इसका ऑलरेडी प्रॉफिट था, तो उसको भी माइनस कर लिए, यानी कि 2,40,000 और 12,500 यानी कि 2,52,500, ये टोटल माइनस कर लेंगे। तो जो गुड्स बचेगी वो देखिए नीचे, वो जो टोटल बचेगी वो 9,92,500, और ये नॉर्मल गुड्स जिसमें 9,60,000 होगा और 32,500 जो अब नॉर्मल है। तो देखिए आगे, ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो 10,55,000 जो यहाँ पे है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, परचेजिंग का टोटल कॉस्ट हुआ 10,55,000, और ये जो नीचे देखिए 9,92,500 ये सेल का आया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 9,92,500, तो इसको माइनस कर देंगे 10,55,000 में से। तो देखिए, ये तो हमारा ओपनिंग का आया था, ओपनिंग परचेज और एक्सपेंसेज का इतना 10,55 और 9,52, यानी कि दोनों का डिफरेंस 62,500 जो आया वो हमारा स्टॉक था, ठीक है। स्टॉक फाइंड हो गया। और ये जो था कि उसको P&L अकाउंट में दिखाना था, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। उसी में से सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे वो है, फिनेंशियल चार्जेस जो हैं वो हैं। तो जितने जो एक्सपेंसेस जो कि हमारा सेलिंग के टाइम में हुए थे, यानी कि सेलिंग के पहले के जो थे वो तो हम कंसीडर कर लिए मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद जो एक्सपेंसेस बचे वो ये थे, तो उसी में हम नेट प्रॉफिट भी निकाल लिए। बस इतनी सी बात थी। अब देखते हैं नॉर्मल वाला। तो ये देखिए, पहले हम जो था वो प्रॉफिट हम सबसे पहले कंसीडर किए हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं था। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है उसमें क्या क्या गिवन है कि गुड्स कितना हमें सप्लायर से रिसीव्ड हुआ है
ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो है यानी कि ये हमारा डिस्काउंट है खर्चा, प्लस सेल्स टैक्स जो हम लगाएंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, उसको वो हमारा अर्निंग है उससे हम ऐड कर लेंगे। पैकेजिंग का हम ऐड करेंगे, और ये जो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है वो 2245 है, और सेल प्राइस ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हमें पता नहीं चल रहा था, हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। कैसे, देखिए ये तो जानते हैं कि सेल माइनस प्रॉफिट से हमें कॉस्ट मिलता है कि कितना का कॉस्ट था, ठीक है। तो देखिए हम पहले देखेंगे कि 22,45,000 का जो सेल हुआ है, ठीक है, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा ये सेल जो हुआ प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों को हम ऐड कर लिए तो कितना आ गया 24,80,500। एक कैटेगरी में हम रख दिए सेल का। अब देखिए अगर हम बात करेंगे कि परचेज क्या क्या हुआ है, तो परचेज तो हम किए थे 15,75,500, ठीक है। उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं तो वो हम माइनस कर लिए, और सेल्स टैक्स है सेलिंग का टैक्स वो तो हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये जो 15,75,500 उसमें से 47,265 माइनस करेंगे तो वो आएगा 15,28,235, उस पर 11% इतना आ गया, इसको हम ऐड कर लिए। सेल्स टैक्स है ऐड कर लिए, ये हमें मिलेगा आगे। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये भी हम ऐड कर लिए। तो सारे एक्सपेंसेस जो अब हमारा परचेज का आया वो इतना आया, सेल का इतना, ठीक है, और परचेज का इतना। तो टोटल सेल में से अगर हम टोटल परचेज को हम माइनस कर देते हैं, कब, जब हम टोटल जो हमारा सेल हुआ है और उसमें टोटल हम कॉस्ट जो परचेज था उसको माइनस कर लिए तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए हम टोटल जितना हमारा सेल और परचेज तो हम फाइंड कर लिए, जो सेल के आइटम्स थे वो ऊपर एक ही था जिसका एक तो सेल दिया हुआ था कितना है, उस पर दिया हुआ था कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है, तो दोनों को हम 24,80,500 हो गया सम यानी टोटल सेल। अब ऐसे टोटल परचेज हम किए कि परचेज में कितना हुआ है, तो परचेज में कुछ हम ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है, टैक्स के तौर पे, तो जो हम टीडी दिए हैं तो उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सेल्स टैक्स तो मिलेगा, इसके माइनस करने के बाद ये जितना बचा उस पर हम निकालें 11%, तो इतना आया। अब टोटल परचेज हमारा जो है वो 17,83,841 हो गया। तो अब देखिए अगर हम टोटल जो यहाँ पे सेल हुआ है, सेल जितना में हम बेचें और जितना में हम खरीदे थे दोनों को अगर हम माइनस कर दिए जितना हम खरीदे थे उसका, तो प्रॉफिट आ गया। तो घटाए तो कितना प्रॉफिट आया 69, 66 एंड 59। तो देखिए ये किस पे आया है, ये सेल पे आया। तो ये जो प्रॉफिट है उसको अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो प्रॉफिट आया है उसको प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। वही किए भी हैं। ये जो भी प्रॉफिट उधर आया टोटल जो सेल और प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस है उसका, और ये जो सेल है टोटल उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 28.09। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो स्टॉक तो वहाँ पे गिवन है कि स्टॉक जो है वो 2,35,000 का है, ठीक है। तो 2,35,000 का है, उस पर प्रॉफिट हम निकाले हैं कि 28.09 का प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है। तो अब 28.09 अगर हम इसका प्रॉफिट इसमें से माइनस कर लेंगे 2,35,000 में से, यानी कि जो है 66,012, तो 16,89,88 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा। जो पहले कितना दिख रहा था 2,35,000, उसमें 28% जो प्रॉफिट था उसको माइनस कर लिए तो इतना आ गया। तो ये था नॉर्मल का केस, और एक होता है एबनॉर्मल का जो मैं समझा चुका हूँ। और अब हम बात करेंगे कि जो स्टॉक हम वैल्यू करते हैं फीफो लीफो वो कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे कि इतने जो डेट दिया रहेगा वो दिया रहेगा कि आप परचेज किए हैं, ठीक है, उसमें से आपको क्वांटिटी दिया रहेगा कि कितना आप परचेज किए क्वांटिटी और किस रेट से परचेज किए हैं, ठीक है, और किस किस तारीख को परचेज किए हैं। वहीं किस किस तारीख को आप ये जो इशू है यानी कि ये जो सेल है, ये सेल है कि आप सेल कितना पीस किए हैं। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि 100 हम क्वांटिटी लाते हैं, उसको @2 से हम उसको हमारा बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब उसमें से हम परचेज किए तो और इंक्रीज कर जाएगा, उसी में से हम क्या करते हैं कि सेल कर देते हैं, तो ये सेल रिड्यूस कर देंगे हम उसमें से। वहीं तीसरी पॉइंट है फिर परचेज किए तो इसको हम ऐड कर देंगे, वहीं फिर सेल कर दिए इसको हम माइनस कर देंगे क्वांटिटी को, किस रेट से, सामने वाले रेट से, ठीक है, जो ऊपर आएगा। देखिए अभी समझाता हूँ, ये तो सेल हो गए और ये परचेज हो गया टोटल। तो देखिए अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की बात करें तो उसका फॉर्मेट चाहे वो फीफो हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड, सबका जो फॉर्मेट सेम होता है कि आप रिसीट कितना किए हैं उसमें आप सेल कितना किए हैं जिसे हम इशू कहते हैं, या फिर आपका बैलेंस कितना बचा है, ठीक है। तो रिसीप्ट कितना किए हैं स्टॉक, आप सेल कितना किए हैं, या फिर बैलेंस कितना है। तो देखिए इसी प्रकार का फॉर्मेट होता है। और तीनों में क्या कि कितना आप क्वांटिटी परचेज किए, किस रेट से किए थे तो उसका अमाउंट कितना है, वैसे किस रेट से कितना आप क्वांटिटी सेल किए, किस रेट से सेल किए उसका अमाउंट, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना आपके पास बचा ये दिखना है। तो देखिए नीचे बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि 100 क्वांटिटी आपका @2 से आपका बैलेंस बचा हुआ है। तो देखिए 100
@2 यानी कि 200 का हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ इसको हम इसी फॉर्म इधर से ही शुरू करेंगे, इसमें कोई ये ऐसा नहीं है ज़रूरी कि इधर से ही शुरू करें या इधर से ही। बैलेंस अगर दिया है तो इधर से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस देखिए 100/200। दूसरा पॉइंट है कि हम परचेज किए हैं कितना, 200 क्वांटिटी @2.5, ठीक है। तो हम परचेज किए हैं तो 200 @2.5, तो दोनों को ऐड कीजिए। 100 @2 ये तो गिवन था बैलेंस, ठीक है। तो वो 100/2 प्लस 200 @2.5 जो हम परचेज किए हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 700 हो गया, ठीक है। इसी को ही 2 बार रिपीट हो गया नीचे, तो 700 हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि 150 जो थे वो सेल हो गए, यानी कि इन दोनों के जो बीच जो रेट लास्ट रेट कितना था 2.5 आया था, 200 इंटू 2.5 ये देखिए। तो इसी रेट से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, सीधे दिया है कि 150 पीस जो क्वांटिटी है 150 वो बिक गए हैं, ठीक है। तो जब वो इशू हो गए हैं तो हम उसको इशू में दिखाएंगे तो 150, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर हम फीफो बनाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो टोटल जो थे 150 आउट हुए हैं। हमारे पास टोटल कितने बचे थे, 100 पहले से थे और 200 बाद में आए थे, 300, और हमें 150 घटाना है, ठीक है। तो हम कैसे घटाएंगे, तो देखिए जो पहला 100 है तो 100 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 100 में से तो हम 100 ही ले लेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ही है कि जो पहले आया था यानी जो बैलेंस दिया था आपके पास उसमें से आप पूरा घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। देखिए अब जो हमारा 150 जो नीचे दिया हुआ है कि हमारा 150 पीस हम जो सेल कर दिए, तो भाई कैसे सेल किए, तो पहले तो हमारा 100 जो दिया हुआ था वो था, पहले तो हमें क्योंकि हम फीफो से बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो 100 क्वांटिटी बैलेंस था इसी में से बेचना है टोटल। फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देखिए FIF जो पहले स्टॉक था वो सबसे पहले बिकेगा। तो सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले तो 100 बैलेंस दिया हुआ था, तो 100 और अभी कितना है टोटल गुड्स तो 150, तो पहले हम 100 बेचेंगे और 100 वाला का रेट जितना बैलेंस दिया था 2, यानी कि 100/2 से हम बेच दिए, ठीक है 200। और टोटल जो हम बेच रहे हैं वो 150 क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो 150 बेच रहे हैं तो 100 तो यहाँ पे हम क्यों लिखें, क्योंकि पहला जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं वो 100 ही, अगर 300 होता ना तो यहाँ पे डायरेक्ट 150 लिख देता कि हमारा 150 जो स्टॉक है वो इससे कम हो जाएगा, फर्स्ट वाले से घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाला 100 ही स्टॉक है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से 100 स्टॉक ले लिए, अब @2 और वहीं सेकंड जो स्टॉक है 200 इससे हम 50 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। और दूसरा का जो वहाँ पे रेट दिया हुआ था 2.5, तो 2.5 50 इंटू 2.5 ये दोनों का सम 150 हो गया, 150 हमारा स्टॉक चला गया। और ऊपर 100 ही था तो टोटल 100 ये ले लिया, और ये जो 200 था उससे भी 50 ले लिया, तो ये बचा कितना, ये बचा 150, और अमाउंट भी माइनस कर देंगे 150 जो था, और इसमें से 375 ही बचा। क्यों 375 बचा, क्योंकि 325 माइनस हो गया। 325 कैसे माइनस हुए, 100 स्टॉक जो माइनस हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से उसका रेट था 2, यानी कि 200, ठीक है। वहीं जो 50 जो रिजेक्ट हुआ दूसरे स्टॉक में से उसका जो रेट था वो था @2, तो @2 इसका @2.5 इसका है, सॉरी सेकंड का, तो 2.5 इसका, तो 50 इंटू 2.5 कितना होगा, इसका हो जाएगा 50 दूना 100 यानी कि 125, तो 200 और 125 325 हो गया। तो 700 टोटल अमाउंट था। अब 700 में से ये सब माइनस कर लीजिए, देखिए 700 जो पीछे बचा था पिछली बार, क्यों, क्योंकि बैलेंस इतना दिया हुआ था इतना रेट से, फिर एक और जो आया वो इतना रेट से आया, और जो हम 150 बेच रहे हैं तो सब तो 150 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हो नहीं रहा, 150 स्टॉक थोड़े इससे रिड्यूस होगा, इससे 100 ही होगा, तो 100 हम इससे टोटल रिड्यूस कर दिए @2। वहीं अगर 50 जो बच गया उसको हम इससे रिड्यूस कर दिए 2.5, तो 325 हम रिड्यूस कर दिए तो कितना बचा 375। वहीं जो 300 स्टॉक था उसमें 150 बिक गया तो कितना बचा 150, तो इन दोनों का रेट अपने आप ही निकलेगा 2.5, ठीक है। 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि फिर से हम 100 स्टॉक जो था वो @3 हम परचेज कर लिए, तो 100 @3 रिसिप्ट में हम दिखाइए, देखिए 100 @3 से हम परचेज कर लिए, तो जो बैलेंस निकलेगा जो पहले बैलेंस था कि 150 @2.5, ठीक है। अब नीचे भी आ जाएगा 100 @3, तो 300 और ऊपर 375 यानी 675, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि 200 जो फिर से है वो 200 क्वांटिटी सेल हो गया है, ठीक है, इशू हो गया है। तो देखिए 200 अगर वो सेल कर लिए हैं तो आप सोचिए 150 तो हमारा पहले का था, तो इसमें से कितना सेटल होगा, 200 सेल हुआ है तो इसमें से तो पूरा सेटल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले अब जो बचा पहले फर्स्ट ये बचा तो 150 तो ये पूरा 2.5 से सेल हो गया, ठीक। और 50 जो बचा वो 50 जो अभी ये 100 जो हम यूनिट लिए थे @3 से
उससे 50 माइनस करेंगे तो 50/3 से, तो कितना, दोनों का सम हो जाएगा 525। तो 525 हम इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 150। 150 जो बचा, अब स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी जो है वो भी रिड्यूस होगा। पहले से 150 था, फिर आया था 100, 250, और अब माइनस कितना हो गया 150 और 50, 200 माइनस हो अभी करना है तो 200 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आपका 50 स्टॉक जो बचा वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 50/3, इसमें से 85 यूनिट बचा है तो 150। फिर क्या है नीचे कि ये देखिए 100 फिर से परचेज कर लिए हम, 100 यूनिट जो है वो फिर से हम क्या किए हैं, ये सेल, ठीक है। तो 100 अगर हम फिर से सेल किए तो 100 हम फिर से माइनस करेंगे, और क्या है 20 फिर से सेल की है उसको भी हम माइनस करेंगे, और 30 भी, इसको भी माइनस, यानी कि 30 20 50 150 टोटल स्टॉक हम माइनस कर लेते हैं एक बार ही। तो देखिए क्या किए हैं कि ये जो 10 तारीख को जो परचेज हुआ है 150 और यूनिट हुआ है, सॉरी उससे पहले देखिए 150 यूनिट और परचेज हुआ है, ये देख रहे हैं। तो 150 यूनिट फिर से परचेज हुआ है, तो 150 और कोई रेट नहीं गिवन है, यानी कि @1 ही परचेज हुआ है, ठीक है। तो 150 @1 और ऊपर 50 जो बैलेंस था वो 300, ठीक है। और लास्ट में देखिए ये जो गिवन है कि 100 200 100 20 और 30 ये जो इशू हो गए हैं, ठीक है, यानी सेल हो गए हैं, और तो वो सारे यहाँ पे सेल की जब आप कॉलम बनाएंगे तो ये सारे जो अमाउंट हैं वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कैसे देखिए 50/3 वो बचा हुआ है 150, और 150/1 अभी जो लिए वो 300, तो 150 इसका 150 इसका 300 हो गया टोटल। अब नीचे जो है वो 100 20 और 30 जो हम सेल किए हैं, यानी कि टोटल में 130 सेल कितना हो गया 150 सेल किए, तो 150 अगर हम इशू में दिखा देंगे कि 150 हमारा क्वांटिटी है, ठीक है। तो 150 अगर क्वांटिटी है तो 50 इससे ले लेगा और 150 इससे ले लेगा, यानी कि टोटल 300 जो हमारा है वो फिर से यहाँ से माइनस होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 150 में 50 तो इससे ले लेगा, ये जो 50 गिवन है वो 50/3, तो 150 यहाँ अमाउंट हो जाएगा, और वहीं यहाँ पे जो 100 बचा वो 100 इससे ले लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बैलेंस बचेगा, देखिए 50/3 पहले से बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो 50/3 यानी कि 150, और 150/1 यानी कि 300, और नीचे क्या है कि 100 20 और 30 यानी कि 150 रिड्यूस हुए हैं, तो उनको हम इशू कॉलम में दिखाएं कि 150 रिड्यूस हुए हैं, तो 150 पे से 50 तो इससे रिड्यूस होगा, तो 50 रेट कितना है उसका 3, यानी कि 150। अब देखिए अब बचा कितना, टोटल 150 था तो 50 तो चला गया, तो बचा यहाँ पे 100, ठीक है। तो 100 यूनिट 1 से, यानी कि दूसरा जो है तो 100, यानी कि 250 टोटल ये जो है वो रिड्यूस हो गया, 100 2 250, तो 250 रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना है 300 में से 250 तो 50 बचा, और यहाँ पे यूनिट कितना बचा वो 50/1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही फीफो बन और लीफो सारे ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि देखिए अगर वहाँ पे लीफो रहता तो आप क्या करते कि ये तो बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है, 100/2, और ये आप परचेज किए थे, इसको आप ऐड किए इसमें, तो ये जो सेल हुआ था कितना, ये 100 जो 150 यूनिट सेल हुआ, तो उसमें अगर वो लीफो होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब क्या करते पहले 200 वाला यूनिट माइनस करते, क्या करते यहाँ पे आप सीधे लिखते कि 100 कितना लिखते 2.5, पहले 100 माइनस करते 2.5 से, और बाकी जो 50 था, ठीक है, 200, ये जो स्टॉक है 200, और आप जो हम इशू कर रहे हैं वो 150 टोटल यूनिट, तो इसी में से हम सारे माइनस कर लेते, जैसे कि लिख देते कि 150/2.5 और 300 अमाउंट इसी में से माइनस कर लेते, और बचता कितना 100/2 वो बच जाता, और ये जो 200 जो ये जो 150 माइनस होता है वो 150 इसमें माइनस हो जाता, और बचता इसमें कितना 50/2.5 नीचे बचता, ठीक है। देखिए क्या किए थे हम कि पहले 150 जो स्टॉक था हम फीफो बना रहे थे, तो पहले 100 से मैच किए, फर्स्ट यही आइटम है, तो देखें कि 150 ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हम पूरा 100 पहले राइट ऑफ कर लिए, फिर 50 इससे ले लिए। लेकिन जब हम देखें कि अगर हम यही लीफो बना रहे होते तो 200 से तो ये कम है, तो आराम से इससे सेटल हो जाता। क्या लिखते ऊपर कि 150/2.5, ठीक है, और उसको माइनस कर लेते, और बाकी 100/2, उससे जो बैलेंस बचता है @2.5 इधर आता, 50/2.5 और नीचे रहता 100/2.5, ठीक है। तो फीफो और लीफो सारा का कॉन्सेप्ट एक ही है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इलिस्ट्रेशन जो है उसमें जो मैं बात किया था आपसे कि सबसे जो NRV जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो लो होता है उसी को कंसीडर करते हैं, उसी के बेस पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो जब आइटम्स दिए हुए हैं तो उनका जो स्टॉक है
जो वो किस पे वैल्यू होगा, NRV जो लो है उस पे। तो देखिए लो कौन कौन सा है, तो अब साफ देख रहे हैं कि ये 42 है, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है, तो इसको तुम कंसिडर करेंगे नहीं। इसमें दोनों इक्वल है तो कोई भी कंसिडर कर सकते, लेकिन इसमें कम कौन है, तो 14, यानी कि 14 को कंसिडर करेंगे, 38 को और 29 को। तो वही दिखा हुआ है कि 38, 29 और 14 इस पर हम कंसिडर करेंगे NRV और वैल्यूएशन, और टोटल सम 81। यही हो गया फर्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, वो फीफो से, यानी कि पहले जो आप परचेज किए होंगे उसको आप पहले सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 तारीख को तो आप क्या है ये परचेज किए हैं, वो है, इसमें तो सिर्फ परचेज ही परचेज दिख रहा है। और 1600 यूनिट जो है वो लास्ट में कब है, 1600 यूनिट्स वे आर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। ड्यूरिंग दिया हुआ है तो कभी भी इसको आप एज्यूम कर सकते हैं इशू हुआ है, यानी कि ये सेल हुआ है। परचेज कितना हुआ है, इतना। टोटल परचेज देख लीजिए 2600, उसमें से 1600 सेल हुआ है, और इतना पर यूनिट, यानी इतना एट द रेट जो दिया हुआ है वो गिवन है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए कि जो 1600 जो यूनिट्स इशू कर दिया है, तो पहले जो 2600 हमारा क्लोजिंग बचा था टोटल स्टॉक, और ये टाइम नहीं दिया कि सिर्फ मंथ दिया हुआ है कि यानी कि इसी मंथ में इशू 1600 हो गया है। तो भाई टोटल हमारा 2600, उसमें 1600 इशू कर दिए हैं, तो बचा कितना, 1000। तो हम देखें कि दो किसी भी स्टॉक का 1000 हम ले लेते हैं, जैसे कि ये 800 और ये 200, इन दोनों का जो सम है ये देखिए 1000 के बराबर है। और 1000 कैसे आया, जो 2600 और 1600 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1000 था, और इन दोनों का सम 1000 है। तो इन्हीं के रेट से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेंगे, 200 एट द रेट 60 और 800 एट द रेट 47। ये देखिए ये जो दिया हुआ है 800 एट द रेट 47, यहाँ पे देखते हैं पहले कि 800 एट द रेट 47, देखिए 800 एट द रेट 47 एंड 200 एट द रेट 60, दोनों का अगर हम सम देखें यहाँ पे साफ देखिए, तो 800 एट द रेट 47 इतना आया, और ये 200 एट द रेट 60 इतना आया, टोटल 49,600। अब कुछ लोग मुझे कि सर आप दो ही चीज़ों को क्यों कंसिडर किए हैं, तो देखिए बाबू 2600 हमारा टोटल हम परचेज करके रखे थे, ठीक है ना। 2600 लास्ट में हमारा साफ दिख रहा है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2600 दिख रहा है आपको, 2600 टोटल हम परचेज किए हैं। वहीं लिखा हुआ है कि 1600 सेल हम किए, तो कब किए हैं ये तो पता नहीं है, ठीक है। तो जब ये पता ही नहीं है कि कब किए हैं, तो इसको हम जो टोटल में से माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, टोटल में से माइनस करेंगे तो 2600 में से 1600 1000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हम 1000 का परचेज किए हैं जो हमारा बचा हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर ये दोनों 1000 का परचेज के बराबर है, तो इसी को कंसिडर कर लिए कि मान लीजिए बाकी सब जो था, ये फिर से देखिए आपको समझा देते हैं। इन सब का सम निकालिए आप, 9 4 13, 13 3 16, मान लीजिए कि इन तीनों 16 खत्म हो गए, ठीक है। तो बचा कितना, ये दोनों, तो वो दोनों जो बचा, जो 1000 यूनिट था, 2600 माइनस 1600 बराबर 1000, तो एक तो 800 वाला था, एक 200 वाला था, दोनों का रेट गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। ये था फीफो। देखिए फीफो का मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले यूनिट्स, ये यूनिट्स आए थे, ये यूनिट्स आए थे, ये न्यू यूनिट्स, सारे यूनिट्स आए थे। लेकिन सबसे पहले 1600 को कौन राइट ऑफ करेगा, ये जो 1600 ड्यूरिंग द ईयर सेल हम कर दिए हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो से बनाना है हमें। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 900 ये हम आउट कर दिए, माइनस हो गया। सेकेंड हम ये भी आउट कर दिए, माइनस हो गया। तो 1600 में से 900, 400, 300, तो यहीं पे देखें कि 9 4 13 और 3 16, यहाँ तक तो पूरा सेट ऑफ हो गया। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा स्टॉक का, ये दोनों ही बचेगा, ठीक है। सिंपल सा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब हम कर दिए, जो 1600 दिया हुआ था कि हमने सेल कर दिए, तो 1600 ऊपर के सारे आइटम जब सेल करने के बाद हमारा बचा स्टॉक, वो लास्ट के 2 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया फीफो खत्म। अब लिफो देख, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या किया है कि बोला कि लास्ट के जो क्वेश्चन है, पिछला जो हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें, उसमें आपको जो 1600 जो हम सेल किए वो कैसे कैसे सेल किए, तो देखिए यहाँ पर डेट दे दिया सीधे। अब हमें अलग अलग करके जो है वो माइनस करो, पिछले में डेट नहीं था, तो जो पहले शुरू में लिए थे फीफो फर्स्ट के जितने आइटम थे उनको हम घटा दिए, और जो बाकी का बचा था हमारा स्टॉक बच गया था। लेकिन यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि दिसंबर 5 को आपको इतना रिड्यूस करना है, ठीक है, सेल किए हैं। अब 20 को इतना, 29 तारीख को इतना हम सेल किए हैं, टोटल सेल 1600। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट, सबसे पहले जो हमारा दिसंबर 4 को क्वांटिटी था, वो देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, और इसी से आप मैच कीजिएगा, वहाँ मैं सारा बताऊंगा कि 900 एट द रेट 50 था, ठीक है। तो 4 दिसंबर को 900 एट द रेट 50 हम निकालें तो हमारा 45,000 अमाउंट हुआ। सेल हम कुछ भी किए इस तारीख को नहीं, तो टोटल 900 एट द रेट 50 45,000।
वहीं दिया हुआ है कि 5 दिसंबर को आप सेल क्या कर दिए, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 5 दिसंबर को आप 500 यूनिट सेल कर दिए। तो 500 यूनिट सेल अगर हम किए हैं तो 500 यूनिट सेल किए तो एट द रेट यहाँ 50 क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट जो अमाउंट था वो 50 से था रेट, तो यहाँ पे रेट नहीं गिवन है तो पहला रेट ही ले लिए, तो 25,000। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए 25,000 जो हमारा सेल किए हैं अमाउंट आया, तो 25,000 माइनस कर देंगे तो 20,000। वहीं अगर हम रेट की बात करें रेट तो सेम ही रहेगा, वहीं 900 यूनिट्स में से हम 500 यूनिट तो सेल कर देंगे तो बचा कितना 400 यूनिट, अपने आप रेट आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 10 तारीख को फिर वहाँ पे हम जो परचेज किए थे, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आप देखिएगा गिवन होगा कि 400/55, तो वो 22,000 हो गया, तो दिखा दिए कि 400/55 22,000 हो गया, और 400/50 जो ऊपर वाला वो 20,000 बचा हुआ था वो हो गया। फिर 11 तारीख को फिर से परचेज किए थे कितना 300 यूनिट @55, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ही है, तो ये दोनों को ऐड फिर नीचे लिख दिए कहाँ 300 @55 इतना है। ठीक है, अब देखिए 19 तारीख को भी क्या हुआ है, परचेज ही किए हैं हम 400 यूनिट @50, सॉरी 200 यूनिट @60, तो 200 यूनिट @60। अब देखिए ये सबको हम क्यों ऐड करते जा रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में, क्योंकि देखिए ये लीफो है, जो लास्ट वाला है उसको हमको बेचना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी वैसा, जैसे कि देखिए ये सेल वाला तो पहले के बाद ही आ गया, तो इसी में से हम सेल कर लिए, और अगर 2 आइटम यहाँ पे रहते तो लास्ट वाला में से इसे हम माइनस करते। ठीक है, वैसे ही देखिए अब क्या हुआ कि 20 तारीख को 600 यूनिट सेल हुए हैं, तो देखिए 600 यूनिट सेल हुए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 400 है। ठीक है, यहाँ पे भी 400 यूनिट्स हमारा बैलेंस बचा हुआ था, तो 4 4 8 8 3 11 11 2 1300 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे हमें जो सेल किए हैं वो कितना किए हैं 600, तो 600 जो 500 यूनिट, सॉरी ये जो 3 तो 5 600 यूनिट हम सेल किए हैं टोटल, ये 600 है, तो उसको हम सेट कैसे करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 600 है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले देखिए यहाँ नहीं देखना है आपको, ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, लास्ट आइटम 200, तो भाई 600 में से हम 200 सेटअप करना है, इससे ज़्यादा तो हम इससे कर नहीं पाएंगे, तो 200/60 हम 12,000 ये टोटल ले लिए, वहीं इसका भी हम टोटल ले लिए कि 300/55 ले लिए, तो हमारा 3 2 500 तो सेटअप हो गया, बचा कितना था टोटल इस अब सेल में 100 रुपये बचा हुआ है, 100 क्वांटिटी बचा हुआ है, तो इसमें से हम 100 ले लिए। ठीक है, इसमें से हम 100 ले लिए @55, तो इसमें से 5500, तो अब देखिए कितना बचा, ये तो गया पूरा ले लिया 200, इसका भी पूरा ले लिया, किस पे से 100 लिया, यानी कि इसका 300 भी लास्ट का बचा हुआ है, तो 300/55 लास्ट में, और 400 वाला जहाँ तक तो अब पहुँच ही नहीं सकता, वो इधर ही सेटअप हो गया 600, तो ये 400/50 ऊपर लिखा हुआ बैलेंस बच गया। ठीक है, फिर से इस कॉन्सेप्ट को देखिए 600 हम इशू किए हैं और लीफो से बना रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट को पहले आउट कीजिए, 200 ये पूरा सेटअप हो गया खत्म, इसमें से भी पूरा खत्म हो गया, ये देखिए 300/55, 200/60 खत्म, 300/55 खत्म, तो बचा कितना, अभी 100 यूनिट और ख़त्म करना है, तो 100 इससे ले लिए, जो 400 था तो उसका बचा कितना 300, और ऊपर जो 400 वाला था उसका 400 पूरा बच गया। वैसे ही 28 तारीख को फिर से परचेज किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखिए, तो उसका हम दिखा दिए कि ठीक है 800 यूनिट परचेज किए @47 से। ठीक है, फिर लिखा हुआ था कि 500 हमको सेटअप करना है, 500 हम अभी दिसंबर 29 को हम सेल कर दिए, तो 500, तो देखेंगे कि लास्ट यूनिट कितना है भाई, तो लास्ट यूनिट 800 है, 800/47, तो हम आराम से देख सकते हैं कि जो ये 500 है वो 800 क्वांटिटी से कम है, तो आराम से सेटअप करनी है, तो 500 इसको कम कर देंगे, कर दिए, 347 बच गया, और 300 ये बच गया, और ये जो 400 है फर्स्ट वाला वो बच गया। तो ये फीफो लीफो का जो है वो क्राइटेरिया है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक जो है 50,600, इसको आप सम कीजिए, 20,000 और 16,500 कितना, जो 36,500 और 14,100, 50,600। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि 3 मेथड से निकालना है आपको, इसमें सारे मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ तो लिखा हुआ है कि एवरेज मेथड, तो देखिए एवरेज मेथड क्या है कि जितने भी सम्स दिए हुए हैं ऊपर सबका एवरेज। ठीक है, तो पिछला जो एग्जाम्पल था उसका ही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो देखिए पिछला एग्जाम्पल, ये देखिए एवरेज मेथड से निकालना है, तो एवरेज देखिए कितना आइटम्स हैं, इन सब का सम और इनका सम 50 55 55 60 और 47, इसका सम देख लीजिए। ठीक है, इसका एवरेज निकालें तो 53 पॉइंट कितना है, 53.4 है आया, और टोटल जो ऊपर परचेज थे वो टोटल दिए हुए थे 2600 और नीचे 1600 इशू हो गए थे, बचे थे कितना 1,000, तो
1000 जो बचे थे वो 1000 को इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, अमाउंट से, तो आ जाएगा कितना 53,400। अब देखिए इसी में सारा समझिए दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है समझिए, इससे फीफो लिफो सारा क्लियर हो जाएगा। यूनिट्स रिसीव्ड 10 जनवरी को 500 यूनिट @50 और 15 जनवरी को 500 यूनिट @60। तो पहला जो है वो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और देखिए सेल कितना हुआ है, 20 जनवरी को 500 यूनिट सेल किए हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम करेंगे भाई। तो देखिए 500 यूनिट @50 है, तो 500 अगर हम यूनिट हम सेल किए हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो से तो 500 ही हम सेटअप कर लेंगे। तो 500 @50 ये तो ख़त्म हो जाएगा फीफो में। 500 @50 जो था ये तो सेट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ, ठीक है। तो बचेगा कितना 500 @60, तो 500 @60 हमारा आ गया, ठीक है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 500 यूनिट जो हम सेल किए हैं और 500 यूनिट पहले सबसे पहले रिसीव भी किए थे, तो 500 यूनिट और 500 यूनिट ये दोनों तो खत्म हो गया, खत्म। तो बचा कितना 500 यूनिट @60 वाला बच गया, 15 जनवरी वाला, ठीक है। वही लीफो, लीफो में भी सेम क्वेश्चन कि 500 हम जो है वो सेल किए हैं, तो लीफो जब है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 500 @60 इसको हम कंसिडर नहीं करें, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो बचेगा कितना, जो फर्स्ट वाला जो परचेज किए थे वो तो 500 @50। वहीं एवरेज की बात कर रहा है, तो देखिए 2 आइटम्स हैं, ठीक है, दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं। यही यूनिट्स रिसीव्ड यही है ना, और 500 उसमें से बेच देना है, तो एवरेज निकालिए। 50-60 का कितना आएगा 110/2 यानी कि 5.5, 55 इनका एवरेज आएगा ना, 110/2 55। तो 55 और 55 और यूनिट कितना बचा है 500, टोटल 500 यूनिट है, दोनों का एवरेज निकालिए। 500 500 1000, 1000/2 500, यानी कि इसका एवरेज और इसका एवरेज दोनों का सेम आ रहा है, तो 50 और इसका जो एवरेज है 55, वो 55 1000, देखिए इन दोनों का जो आएगा 500 का वो तो 1000/2 हो जाएगा, और इसका आएगा कितना 110/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और @ ये हो जाएगा 55, तो कितना आ जाएगा 27,500। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको अब ये जो है एग्जाम्पल वो वेटेड से बनाना है। वेटेड मतलब क्या, कि जैसे जैसे गुड्स आ रहा है एवरेज वैसे वैसे हम सेल करते जाएंगे। यहाँ पे जितने भी गुड्स रहेंगे सबका हम एवरेज निकालेंगे। जैसे कि देखिए दिसंबर 4 को जो रिसिप्ट हुआ था, देखिए फॉर्मेट सबका सेम ही रहता है, चाहे वो फीफो का हो या लीफो का, ठीक है। तो दिसंबर 4 को 900 यूनिट्स हम रिसीव किए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिएगा आप @50 45,000, तो वही 900 @50 45,000, वहीं उसमें से 500 यूनिट्स हम सेल कर दिए थे। तो यहाँ पे हम 500 यूनिट जो डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। 900 में से 500 हम सेल कर दिए, तो बचा कितना 400, और रेट जो सेम हो रहेगा, यहाँ पे रेट नहीं गिवन है तो फर्स्ट वाला रेट ही रहेगा, और वहीं 20,000 माइनस कर दिए, तो बचेगा कितना, जो 45,000 से 20,000 यानी कि वो 25,000 बैलेंस है, समझ लीजिए ऐसा। आगे देखिए क्या होता है, ये तो इशू कर दिया, इतना बैलेंस था जो परचेज किए थे, इतना उसमें से इशू कर दिए। फिर दिसंबर 10 को 400 परचेज किए, ठीक है, 400 यूनिट @55। तो क्या किए हम, ये जो ऊपर था जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था अमाउंट, देखिए वो तो रिजेक्टेड अमाउंट है, यहाँ पे बता दिया कि हाँ अब हमारा जो बचा है वो 400 @50 20,000 बचा है। वहीं पे करा कि 400 और परचेज किए हैं, तो यहाँ पे 400 नहीं दिखाएंगे, सीधे ऐड कर लेंगे। तो 4 ये देखिए जो परचेज किया है वो 400 @55 22,000 और परचेज किया, तो 22 और 20 42,000 हो गया, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे वेटेड है, तो एवरेज तो ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं हम, ठीक। और ये 400 वहाँ 400 यहाँ 800 हो गया, ठीक है। और ये जो रेट आएगा वो अपने आप ही आ जाएगा 52.5, क्योंकि जब आप अमाउंट जोड़ देते हैं 20,000 और 22,000 तो 42,000, और यूनिट जोड़ दिए तो 4 800, तो ये अपने आप ही आ जाएगा 42,000, उसका रेट 1.5। फिर क्या होता है, दिसंबर 11 को और ख़रीदते हैं 300, तो 800 जो हो गया था 900 में से 400 गया, 900 में से 500 गया था तो 400, फिर 400 परचेज किए तो 800, 800 में फिर 300 परचेज किए तो 1100, तो 1100 और अमाउंट जोड़ दीजिए 16,500 42,000 में, यानी 58,500, तो रेट अपने आप आ जाएगा। वैसे ही फिर 19 दिसंबर को देखिए 200 आप और परचेज किए तो 11 2 1300, ठीक है। और ये जो 12,000 है इसको भी ऐड कर लीजिए तो 70,500, तो इसका और इसका आप देखेंगे कि कितना, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो इतना रेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर से 600 यूनिट आप सेल कर दिए, तो 600 यूनिट आप सेल किए, तो ऊपर जो रेट बचा था उसी रेट से किए होंगे, ठीक है। तो 32,538, तो इसको घटा दें, 600 इसमें से घटा देंगे 1700 में से, तो बचेगा कितना 700 1300, सॉरी 1300 में से 600 घटाएंगे तो 700, और ऊपर जो अमाउंट है इसमें से 32,538 घटाएंगे 17,500 में से, तो बचेगा कितना 37,962, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फिर से 800 यूनिट परचेज करनी है, तो 8 7 1500 हो गया होगा, और ये जो अमाउंट है कितना 37,600 ऐड कर दिए इसमें 37,600 आ गया 75,562,
वैसे ही 500 फिर सेल कर दिए तो 1500 में से 500 चला गया तो 1000 बचा बैलेंस, और अमाउंट भी इसमें से डिडक्ट कर देंगे 25,185, 75,562 में से तो 50,377। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको कंसेप्ट के क्लासेज में भी बताया था कि ये जो देखिए परचेज सेल्स टोटल तो गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन नहीं है, गिवन नहीं है प्रॉफिट। क्यों? यहाँ पे दिखा हुआ कि सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कुछ कॉस्ट प्राइस भी इसका रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? जो सेल में से प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कि हमें पहले टोटल परचेज और टोटल सेल देखना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं टोटल परचेज। तो 15,000 कितना है, ये 15,75,500 का तो हम परचेज किए थे, ठीक है। इतना परचेज हो गया हमारा, उसमें हम डिस्काउंट दिए थे इतना, और जो सेल्स टैक्स हमें मिलेगा वो इतना मिलेगा। इसके 3% घटाने के बाद जितना अमाउंट बचेगा इस पर आप 11% लाएंगे तो इतना हो जाएगा। दोनों का सम 1696, 300 कितना है 41, उसमें हम पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसको हम ऐड करेंगे। बाकी को क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि देखिए जो और भी चार्जेज होते हैं जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब उसको हम ऐड नहीं करते हैं, और वैसे भी वो गिवन भी नहीं थे, ठीक है। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ऐड कर दिए तो टोटल परचेज का जो हमारा हो गया वो 17,83,841, ये टोटल परचेज से रिलेटेड है, ठीक है, टोटल परचेज से। अब देखिए यहाँ पे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि सर सेल्स टैक्स है, तो देखिए सेलिंग के लिए टैक्स हमें रिसीव होगा, ठीक है। सेलिंग टैक्स को हम ये हमारा मिलने वाला होता है जो हम सेल्स करते हैं। अब आगे देखिए उसको हम कंसीडर किए हैं, और देखिए सेल जो हुआ है ये सब गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस उसका भी गिवन है, दोनों का सम कर लिए तो इतना आया। तो देखिए अब टोटल जो सेल इतना आया, ठीक है, सेल आया 2480, और ये आपका परचेज, तो दोनों का जो जब हम डिफरेंस निकालें तो इतना देखें कि हमारा अभी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है। अगर हम परचेज इतना में किए, सेल इतना ज़्यादा में कर दिए, तो दोनों का डिफरेंस हमारा साफ दिख रहा है कि वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किस पे है? तो सेल पे, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि जो सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो सेलिंग प्राइस पे अगर हम निकालेंगे तो 6,96,000 जो इतना आया, तो क्या आप करेंगे इसका कि 696,559 बाय टोटल सेल कितना है, टोटल सेल 2480,500, 2480,500 गुने 100, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 28.09। ये किस प्राइस? सेलिंग प्राइस पे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन था कि सेलिंग प्राइस पे 235,500 है, तो इसका 235,500 माइनस 28% ऑफ 235,500, ये जो इसमें माइनस करेंगे आप 28%, तो आएगा 66, कितना है 6,66,012, ये इतना आ जाएगा, उसको माइनस कर देना है 160,988, आंसर आपका आ जाएगा। एकदम सेम वे में जो क्वेश्चन नंबर 7 भी कि सेल इतना है, परचेज इतना है, ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना, सेलिंग प्राइस पे। जैसे ये देखेंगे आप सेलिंग प्राइस पे तो आपको सोच रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड करेंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल सेल देखेंगे कितना है 2 लाख, तो टोटल सेल 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 का है, तो टोटल जो सेल की वैल्यू होगी वो देखिए 2,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया टोटल, ठीक है। तो 2,50,000। अब देखेंगे कि जो कॉस्ट है, ठीक है, जो परचेज की जो कॉस्ट होती है वो कितनी है, तो वो 2 लाख है, ठीक है। तो वो जो 2 लाख है और ऊपर हमारा 2,50,000 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, जितना काम सेल किए हैं वो 2,50,000 है उसमें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है तो उसका भी दिखा दें कि 2,50,000 है, और 2 लाख जो हमारा टोटल सेल की 2,50,000। वहीं टोटल कॉस्ट की बात करें तो परचेज सिर्फ दिया हुआ है वो कितना है 2 लाख, तो 2 लाख, और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 50,000, यानी 50,000 प्रॉफिट था हमारा। परचेज हमारा 2 लाख था और सेलिंग प्राइस हमारा 2,50,000 है, तो 50,000 प्रॉफिट था, तो 50,000 प्रॉफिट किस पे था, तो सेल पे। तो 50,000 बटा 2,50,000 गुने 100, तो रेट आ गया 20%, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 है इसका 20% हम इसी में से माइनस कर देंगे। तो 50,000 में से ही 20% ऑफ 50,000 अगर हम माइनस करेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा 10,000, तो 40,000 जो हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जो है, एबनॉर्मल गुड्स ऑलरेडी है। कैसे? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें पकड़ना होगा। उसके लास्ट में लिखा हुआ रहेगा कि कोई गुड्स था जो जो प्रॉफिट गिवन है उसके कुछ और प्रॉफिट थे सारे गुड्स के, और एक गुड्स था जिसका कुछ और प्राइस था। जैसे कि देखिए ये टोटल तो दिया हुआ है, ये सभी परचेज इन्वेंट्री जितने एक्सपेंसेज हैं वो सारे कुछ सेल भी दिया हुआ है,
ठीक है, इन तीनों को तुम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग हमें, ये जो है वो परचेजिंग कॉस्ट है ही नहीं, ये सेल के टाइम के हैं, तो ये सभी जो जाएंगे वो ट्रेड, ये पीएल में जाते हैं। तो देखिए क्या है कि 17,500 एक गुड्स जो 50,000 का था उसमें से हम ले लिए हैं, तो ये कितना का बचा होगा? 32,500 का। ठीक है, तो 32,500 का जब वो गुड्स बचा और वो बिका 45,000 में, तो क्या ये 20% एबव है? बिल्कुल नहीं। 37,500 का 20% अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 37,500, तो 45,000 बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब 20% ये नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि जितने भी सेल्स हुए हैं उस पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, यानी कि इस पे वो 20% नहीं है, ये अब नॉर्मल है, तो इसको शुरू से ही हम अलग कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में इसका कितना प्राइस है? तो 50,000 का तो ये था, 17,500 पहले ही ले लिए, तो 32,500 का बचा। तो देखिए इसको कंसेप्ट के जो क्लासेस थे उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। ये देखिए वहाँ पे साफ गिवन है कि 1,42,500 का टोटल हमारा गुड्स जो परचेज हुआ है, तो हम मान लेंगे कि जो स्टार्टिंग में ही एबनॉर्मल एक गुड्स था। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। तो अगर इतना टोटल गुड्स था उसमें 32,500 एबनॉर्मल मान लिए परचेज के टाइम, तो 1,10,000 का नॉर्मल रहा होगा, प्लस कुछ परचेज किए हैं तो हाँ नॉर्मल ही परचेज किए होंगे। 7,62,500 कुछ गिवन नहीं है तो 7,62,500 ऐड कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज ऐड कर लिए और बाकी एक्सपेंसेज इग्नोर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है परचेज से रिलेटेड नहीं है। 1,50,000 सारे ऐड करने के बाद 10,55 ये जो आया ये परचेज का। क्या वैसे ही सेल का देख लेते हैं कि भाई जो सेल जो टोटल है वो 12,45,000 का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें 32,500 वाला जो था वो 45,000 में सेल हुआ था, तो इस 45,000 वाले सेल को हम माइनस कर लिए, तो कितना बच गया? 12,45 माइनस 45, 12 लाख टोटल। ठीक है, वैसे ही कहा कि इसमें 20% प्रॉफिट जो है वो माइनस कर लेना है, तो 12 लाख का 20% हम माइनस कर लिए, लेकिन ये तो अब नॉर्मल है, इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो 12,500 बिल्कुल नहीं आएगा। और ये तो पहले से ही प्रॉफिट हमें पता है कितना का हुआ है, 32,500 का था और 45,000 में बिका है, तो 12,500 का प्रॉफिट है, तो इससे प्रॉफिट हम इतने ही माइनस करेंगे। हम बनाते ही इसलिए ये फॉर्मेट है क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स है, और एबनॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि आप जो ये 20% प्रॉफिट गिवन है ना, ये सारे गुड्स के लिए एक्सेप्ट एबनॉर्मल। आपको एबनॉर्मल ऐसे केसेस में जो है वो आपको एज्यूम करना होगा कि एबनॉर्मल का हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे। तो 12,500 तो इसका ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो वो माइनस कर लिए, तो टोटल माइनस 2,52,500, तो बचेगा कितना टोटल सेल? 9,92,500, और टोटल परचेज कितना था? 10,55,000। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 62,500 ये हो गया स्टॉक। और जो वो एक्सपेंसेस थे उनको पीएल में दिखा दिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो 2,52,500 है। ठीक है, अब तीनों जो एक्सपेंसेस थी उनको दिखा दिए और जो बचा उसको नेट प्रॉफिट से ट्रांसफ़र कर दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बिल्कुल आसान है। देखिए सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, लिखा है कि जो स्टॉक है वो 5 लाख हमारा अभी हम कैलकुलेट किए हैं, लेकिन ये कब किए हैं? ये हम बाद में किए हैं। हमको करना था 31 मार्च को और इसको हम किए हैं 15 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी पहले, जो हम एक्चुअल हम स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हैं, तो यहाँ तो क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हमें ओपनिंग दी हुई रहती है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। तो जब क्लोजिंग दे दिया है तो जितने भी आइटम जो प्लस होते थे वो अब माइनस होंगे। जैसे कि सेल्स तो माइनस होता था तो इसको हम प्लस कर लेंगे, वहीं परचेज जो प्लस होता था उसको माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न तो इससे ही डिडक्ट हो ही जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए 5 लाख का तो स्टॉक है, वो बात सही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल कितना का हुआ? तो टोटल तो हुआ था वो 4 लाख का। ठीक है, 31 मार्च से जो अप्रैल की जो बीच की टाइमिंग है उसकी बीच की ये सभी ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, तो जो सेल हुआ था 4 लाख का वो तो 31 मार्च को अगर हम देखेंगे तो 4,10,000 का वो गिवन है कि हाँ 31 मार्च के बाद 4,10,000 का वो सेल हुआ है, जिसमें सेल्स रिटर्न कितना है? 10,000। तो सेल्स रिटर्न जब दिया हुआ तो सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे, तो बचा कितना? 4 लाख। लेकिन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 20% सेल आप जो किए थे उस पर 20% प्रॉफिट था, जो सेल था उस पर 20% प्रॉफिट था, तो टोटल नेट सेल हमारा कितना है? नेट सेल तो हमारा आएगा 4 लाख ही। ठीक है, क्योंकि 10,000 का सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो 4 लाख का आया, उस पर हम 20% प्रॉफिट 80,000, तो माइनस कर लें 80,000 कितना? 3,20,000। अब 3,20,000 को हम ऐड कर लेंगे रिवर्स करके। क्यों? क्योंकि हम 31 मार्च को हमें फाइंड करना है। ठीक है, 31 मार्च को हमें स्टॉक फाइंड करना है और ये जो स्टॉक गिवन है वो 15 अप्रैल का है। ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं तो सेल्स को प्लस कर देंगे और जो परचेज है जो 50,340 उसको माइनस कर देंगे, और टोटल जो वैल्यू ऑफ स्टॉक था वो 5 लाख था, तो सेल्स को प्लस कर दिए नेट सेल। ठीक है, और नेट सेल में से प्रॉफिट हम माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे प्रॉफिट? क्योंकि जब भी हम स्टॉक वैल्यू करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम प्रॉफिट कंसीडर कर ही लिए तो यानी कि वो हमारा सेल हो गया था, लेकिन एक्चुअली में क्या हम क्लोजिंग स्टॉक को सेल मानते हैं? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा अपना स्टॉक है। ठीक है,
तो इसलिए अपना स्टॉक है तो उसमें जो प्रॉफिट हम ऐड किए थे उसको हम अब माइनस कर देंगे, और जितना नेट था हमारा 4 लाख, 4 लाख में से 80,000 घट गया, 20%, 4 लाख का जो 20% है वो 80,000 होता है, उसको माइनस कर दिए, 3,20,000 टोटल सेल। और वहीं जो ऊपर स्टॉक का वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख और 3,20,000 दोनों जोड़ दिए तो आगे 8,20,000, उसमें से हम परचेज को माइनस कर दिए, तो 7,69,600 ये जो है वो 31 मार्च का जो है स्टॉक की वैल्यू थी। देखिए कुछ लोग जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 को बहुत हार्ड समझते हैं, जबकि सबसे आसान कोई है तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 ही है। क्यों? देखिए इसमें भी वही करना है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री की तरफ जाना है। मतलब 10 अप्रैल को आप वैल्यू किए थे स्टॉक के हमारा 16,75,000 है, और अब चाहते हैं कि 30 मार्च को कितना था, तो रिवर्स जाएंगे, जो सेल होगा उसको ऐड करेंगे और जो परचेज होगा उसको माइनस करेंगे। तो देखिए सिंपल सी, ये तो स्टॉक दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो सेल्स में अगले साल के लिए हुआ था, ठीक है, क्लोजिंग टाइम के बाद जो हुआ है वो 68,750, और प्रॉफिट उस पर जो था वो 33% ऑन कॉस्ट, तो 1/3 ऑन कॉस्ट। 1/3 अगर कॉस्ट पे है तो मैं आपको बताया हूँ कि 1/4 ऑन सेल हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट से सेल जाते टाइम नीचे वाला एक प्लस हो जाता है, ठीक है, और सेल से इससे जाते टाइम एक माइनस हो जाता है, ठीक है। क्यों? देखिए सेल हमेशा ज़्यादा ही होता है तो इसलिए बेस उसका हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे और क्या है, इसको हम माइनस करके कंसीडर कर लेंगे, यानी कि 68,750 में से 1/4 इसका निकाल कर अब इसमें से माइनस कर देंगे। और देखिए जो परचेज है वो 90,000 का है और 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो एक्चुअल परचेज कितना का है वो 9,000 माइनस कर लेंगे इसका 10%, यानी कि 81,000 का है। आगे देखिए कि इसी टाइम क्या हुआ कि सेल्स रिटर्न भी हुआ है 3,000 का। तो देखिए जो 3,000 का हमारा सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्या हम उसको 3,000 ही दिखाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स रिटर्न हुआ है इसमें प्रॉफिट भी हुआ होगा, ठीक है, और प्रॉफिट वहाँ पे गिवन है 1/4, इसमें से हमें माइनस कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक ये था कि आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेर अ सर्टेन वेरी लो स्लोइंग मशीन। एक मशीन था जिसका प्राइस 11,250 था, जिसको हमको लेना कितना था 5,250, यानी कि 6,250 हम ज़्यादा ले लिए हैं, तो 6,000 सॉरी सिर्फ 6,000 हम ज़्यादा ले लिए हैं तो उसको 6,000 हम माइनस कर लेंगे। कॉस्ट इतना ही था और दिखाए उसको हम जो इतना पे दिखाए हैं उसका कॉस्ट इतना ही था, यानी ज़्यादा पे दिखा दिए, कितना ज़्यादा से 6,000 से, तो माइनस कर लेंगे। आगे वही बात कर रहा है कि ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वे रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के डिलीवरी डेट के जो है वो बाद हमें मिला है किससे? सप्लायर से। एज ए रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज। अब कस्टमर लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। वो क्यों लेगा? आपको जब वो कस्टमर कहा कि इतने तारीख मुझे गुड्स चाहिए, आप उतने तारीख को नहीं उसे पहुंचाए तो वो रिफ्यूज कर दिया, और नेट रियलाइजेबल 12,500 हुआ। यानी कि अब 15,500 जो प्रॉफिट आप सोच रहे थे कि हमें मिलेगा, मिला कितना? 12,500, यानी कि 3,000 आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो 3,000 से कम हो गया तो 3,000 आप माइनस कर देंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बस सिंपल सी है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना गिवन है, ठीक है। स्टॉक जो है वो कब का? 10 अप्रैल का, 10th APR वो गिवन है 16,75,000, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो है कि वो दिखा रहा है कि सेल हुआ है, एक सेल वाज मेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जो सेल हुआ है, अब तो भाई सेल हुआ है तो सेल को तो हम अब वापस ले लेंगे। 30 तारीख का हमें स्टॉक चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए कब का? 30/3 का चाहिए, 30/3/2020 का, ठीक है। तो अप्रैल से इधर आ रहे हैं तो सेल जो है उसको सेल्स रिटर्न मानेंगे। तो 68,750 जो था उस पर 33% ऑन कॉस्ट है, यानी कि 1/3% ऑन कॉस्ट, तो 1/4% ऑन कितना हो जाएगा? सेल। तो सेल वैल्यू इतना है, तो माइनस 1/4 ऑफ 68,750, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 17,190। तो दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा कितना? 51,550, ठीक है। इतना आ जाएगा। इसमें से जो स्टॉक का वैल्यू है उसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर लिए, जो हम 1/3% ऑन कॉस्ट है तो 1/4% ऑन सेल था, तो सेल वैल्यू ये गिवन है, माइनस कर लिए। अब आइए दूसरे पॉइंट में। इसमें क्या है कि परचेज है 90,000 का, 90,000 का और परचेज है, और उस पर माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है, यानी कि 9,000। तो 9,000 अगर हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 81,000, ठीक है। वैसे ही थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि इन्वेंट्री लाए थे 3,000 का, ठीक है। इन्वेंट्री जो सेल्स रिटर्न था, तो देखिए सेल्स रिटर्न कितना का था? 3,000 का,
3,000 का जिसे हम सेल्स रिटर्न माने थे उस पर प्रॉफिट भी होगा, तो इस पर भी -1/4 कर दिए। ये जो 3,000 उसमें भी -1/4, तो 1/4 ऑफ 3,000 कितना आ जाएगा? 3,000 का 1/4 ये आएगा 750, तो इसको माइनस कर लेंगे तो इधर आएगा 2250। ठीक है, 2250 आ गया। वैसे ही फोर्थ पॉइंट अब देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या है, कहता है कि इस पीरियड के अनुसार, इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि जो हमें एक इन्वेंट्री थी जो 11,250 की थी उसको हमें 5250 पे लेना था। ठीक है, यानी कि हम ओवर वैल्यू ले लिए थे, ओवर वैल्यू ले लिए थे, ओवर वैल्यूएशन मान लीजिए, ओवर वैल्यूएशन टेकन, तो उसको अब हम नाउ डिजेक्टेड, तो कितना 11,250 माइनस 5,250 जो एक्स्ट्रा ले लिए थे, यानी कि 6,000 से हम इसको डिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, 6,000 से ये माइनस हो जाएगा, माइनस। पाँचवा पॉइंट देखिए, पाँचवा पॉइंट में कहा था कि हम 15,500 हमें मिलने वाला था लेकिन हम डिले कर दिए तो 12,500 मिला, यानी कि इसमें भी नेट एनआर भी अगर देखेंगे तो उसमें भी जो डाउनफॉल हुआ है वो कितना का हुआ है, तो 15,500 माइनस 12,500 यानी कि 3,000 का इसमें भी जो है वो लेस हुआ है। ठीक है, तो इतना ही टोटल जो चीज़ें थी गिवन थी। अब देखिए वहाँ पे हमें ओपनिंग से क्लोजिंग अगर जाना रहता है हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, सेल्स को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स को हम परचेज करेंगे, सेल्स को सॉरी प्लस करेंगे, और ये तो हमारा क्या है, ये परचेज है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वहीं पे। और सेल्स रिटर्न तो ये तो हमेशा भाई माइनस होता है, चाहे आप यहाँ माइनस में लिखें या फिर सेल्स रिटर्न से माइनस कर दें, बात एक ही है, ये भी माइनस होता है हमेशा, सेल्स रिटर्न है ये। ठीक है, और ये तो ओवर वैल्यूएशन है, और ये एनआरवी जो कम हुआ था वो एनआरवी। तो इन सब का जो प्लस माइनस आप करेंगे, 16,75,000 जो ऊपर है वो देखिए, उसमें अगर आप 51,55,0 ऐड करेंगे, 81,000 माइनस करेंगे, फिर 2,250 माइनस करेंगे, फिर 6,000 माइनस करेंगे, फिर 3,000 माइनस करेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा स्टॉक का 31/3/2020 को जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 16,34,310। ठीक है, तो बस ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 था, बहुत आसान था, आपको सेपरेटली चीज़ों को देखना था और ये भी देखना था कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं तो जो प्लस होगा उसे माइनस करेंगे अब, और जो माइनस होगा उसे प्लस करेंगे, सिंपल सा था। अब देखते हैं 11th। ठीक है, क्या था कि ये जो 50 यूनिट था ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, 50 यूनिट वाला मेन कंसेप्ट है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये बिल्कुल आसान है, ये फीफो से बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा कि पहले आप रिसीट कितना किए, ठीक है, आप उसमें सेल कितना किए यानी कि जो इशू, और उसमें लास्ट में बैलेंस कितना बचा वो। ठीक है, तो ये ओपनिंग में तो कुछ दिया ही नहीं है, ये परचेज दिया है, फिर सेल हुआ, फिर परचेज हुआ, फिर सेल, फिर सेल। तो देखते हैं इसका कैसे। देखिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से कि पहले तो बैलेंस तो कुछ है ही नहीं 1 तारीख को, 1 जनवरी को। ठीक है, पहले फिर 1 जनवरी को ही परचेज है तो 100/30 3,000। ठीक है, ये तो हमारा बैलेंस बच जाएगा पूरे। फिर क्या हुआ है कि 50 यूनिट का सेल हुआ है, देखिए 15 तारीख, तो 15 तारीख को सेल वाले जो फॉर्मेट है उसमें है 50/30, तो इससे 50/30 हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो 50/30 अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, वही 50/30 1500, और ऊपर वाला जो 50/30 ही बचेगा वो 1500। ठीक है, ये जो सेल हुआ कितना हुआ 50/30, सेम रेट से ही सेल हुआ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो रेट 30 है तो उससे 30, तो बचा कितना 50/30 1500। ठीक है, फिर क्या होता है कि 200 यूनिट फिर से परचेज किया जाता है। ठीक है, @40, तो 200/40 8,000 हो गया, और पिछले का बैलेंस कितना बचा था 50/30। क्यों, 1,000/30 था, उसमें 50/30 सेल हो गया, तो बचा कितना था 50/30 और 200/40। अब देखिए क्या होता है कि 100 यूनिट सेल हुए हैं। ठीक है, 15 तारीख को तो 100 यूनिट सेल हुए हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बना रहे हैं। तो फर्स्ट आइटम कितना था, ये तुम्हारा फर्स्ट आइटम था। ठीक है, बचा ये सेकंड, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 100 यूनिट क्या इससे सेटअप हो जाएगा। अब खुद सोचिए 100 यूनिट को आप 50 यूनिट से माइनस करके दिखा सकते हैं पॉजिटिव, नहीं,
तो इससे 50 घट गया, कितना रेट था 30, तो 50/30 माइनस हो गया, और जो नया परचेज किए थे उसका 40 था, तो इससे भी 50 यूनिट ले लिए, तो 50/40, तो बचा कितना, देखिए 200 ये था और 50 ये बैलेंस थे, उसमें से 100 चले गए, तो बचा कितना 150/40 न्यू ईयर वाला। ठीक है, ये तो पूरा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब देखिए वैसे ही फिर से 100 यूनिट जो था वो इशू किया गया, तो 150 जो बचा था उसमें से 100 यूनिट चला गया, तो बचा कितना 50/40 2000, यही था। अब देखते हैं इसका 12। देखिए 12 में क्या करना है, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है उसी की तरह। इसमें आपको क्या करना है कि जो आप सेपरेटली अलग अलग यहाँ पे दिखा रहे थे ना, ये दोनों को सम करके दिखाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 50 जो आप अलग अलग दिखाएं, वो डायरेक्टली आपको सम करके सारे दिखाना, वेटेड एवरेज की तरह दिखाना होगा कि हाँ जितना आया और पहले से जितना था उन दोनों में एवरेज कितना आ रहा है। तो देखिए ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, ओपनिंग में कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। अब बैलेंस की बात करें तो 100 यूनिट जो था 1 तारीख को परचेज किया गया, जो @30 3000, तो 100/30 3000 साफ दिखा दिए। अब देखिए 15 तारीख को 50 यूनिट सेल किए, ठीक है, तो जो सेल किए तो सेम रेट से ही सेल किए होंगे, तो ये जो है 50/30 1500 माइनस करके दिखाएंगे कि बैलेंस कितना बचा। ये जो है ना आपका ये बैलेंस दिखा रहा है। वहाँ पे हम क्या लिखे थे कि वहाँ पे भी लिख दिए थे कि 50/30 1500 और फिर नीचे 50/30 1500 नहीं दिखाएंगे। वैसे यहाँ पे हम सेल किए हैं 50/30 1500 से, तो माइनस कर लिए, पहले ही एवरेज निकाल लिए कि 100 में से 50 तो चला गया, बचा कितना 50, ठीक है। वैसे ही 1500 3000 में से 1500 चला गया, तो बचा कितना 1500। आगे देखिए 200/40 परचेज किया, तो सीधे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 240 नहीं दिखाएंगे हम कि ऊपर 50 बचा था और नीचे 200 आया फिर से, नहीं, दोनों का सम दिखा देंगे कि 250 टोटल हो गया। 50 तो पहले से बैलेंस था, ठीक है, 100 यूनिट था, 50 यूनिट सेल हो गया तो 50 बचा था, अब 200 आ गया तो 250 हो गया, तो 200/40 8000 आया, तो 8000 पहले से 1500 9500, तो रेट जो है वो अपने आप आ गया 38, ठीक है। वैसे ही अब 100 यूनिट ये जो है 100 यूनिट वो सेल हुए थे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 100 यूनिट जो सेल हुए इसमें फीफो लिफो तो है नहीं, तो हम टोटल अमाउंट जो ग्रॉस अमाउंट है उससे हम सेटअप करेंगे। तो ग्रॉस अमाउंट से सेटअप कीजिए, कैसे होगा, 100 यूनिट हम सेल किए और जो बैलेंस वहाँ था वो 250 था, जो 50 ऊपर का बैलेंस वो 200 आया था, फिर वो तो 250 में से 100 यूनिट हम जो माइनस किए, 100 यूनिट @38, ऊपर 38 का एवरेज रेट था, तो 38 से माइनस किए तो 3800 घटा दिए इसमें से, तो 5700। फिर से 100 यूनिट जो है वो 20 फरवरी को रिड्यूस हुआ है, तो 100/30 तो कितना होगा 3800, तो 3800 माइनस कर देंगे इतना में से 57 में से 38, तो 1900 बचेगा, और यूनिट 150 था उसमें 100 चला गया, तो 50 रेट 38 और अपने आप स्टॉक 1900, ठीक है। ये था टोटल। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इसमें कि एक्स जो था वो बेचारा 31 तारीख को, जिस तारीख को उसको बंद करना था बुक्स, उस दिन को वो इन्वेंट्री को नहीं मतलब जो है वो वैल्यू कर पाया, ठीक है। उसको कब वो वैल्यू किया है, उसको वो वैल्यू किया है 9 अप्रैल को, तो वो बताता है कि उसके बीच में 31 मार्च को जिस तारीख को बंद करना चाहिए था और 9 अप्रैल के बीच में क्या क्या हुआ है वो दिया हुआ है, लेकिन अभी जो स्टॉक था वो 2,50,000 का था 9 अप्रैल को, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है कि सेल्स आर इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न्स बुक। बिल्कुल, ये तो सेल्स रिटर्न की बात किया कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। मेन मुद्दे पे आते हैं, कह रहा है कि सेल जो हुए थे उस पीरियड के दौरान, यानी कि आफ्टर क्लोजिंग डेट और जिस दिन को 9 अप्रैल को जो वैल्यू किया था उस दिन सेल हुआ था 17,200 का, ठीक है, ओके। परचेज जो हुआ था वो 1200 का हुआ था, जिसमें से 500 तो रिसीव ही नहीं हुआ था, यानी कि टोटल 700 का परचेज हुआ है, ठीक है। और गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च में जो है इनवॉइस हुआ था लेकिन रिसीव हुआ है अप्रैल में 1,000 का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको भी हम जब मार्च में जब ये इन्वॉइस्ड हुआ था तो मार्च में तो था नहीं, तो मार्च में नहीं था तो इसको हम घटा देंगे, ठीक है। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 33%, यानी कि 1/3 जो है वो कॉस्ट पे है, तो 1/3 ऑन सी यानी कि कॉस्ट, यानी 1/4 ऑन सेल। सेल हमेशा ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो नीचे ब्रेस उसका बढ़ा देते हैं एक, और अगर इससे इधर जाना हो तो एक घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट है तो कॉस्ट 1/4 हम लिख दिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। देखिए क्या है, इसमें कुछ भी तो एबनॉर्मल आइटम्स है नहीं, सारे नॉर्मल्स हैं। तो देखिए ये तो स्टॉक दिया हुआ है 250, ठीक है, वहीं में लिखा हुआ है कि जो सेल्स हुआ है 17,200 का, तो सेल्स तो हुआ है 9 अप्रैल में, ठीक है, 9 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में। तो उसको तो हम जब हम 30 मार्च को हम दिखाएंगे पहले जाएंगे तो उसको तो हम सेल्स रिटर्न मानना होगा, तो
सेल्स रिटर्न मानना होगा तो उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो नीचे लिखा था कि 1/3% ऑन कॉस्ट, तो 1/4% ऑन सेल, तो सेल हुआ 17,200 का, तो 17,200 का 1/4 निकाल लेंगे तो 4300, दोनों का माइनस कर दिए यानी कि 12,900 आया। ठीक है, परचेज 1200 का, जिसमें 500 तो रिसीव हुआ ही नहीं था, यानी कि टोटल 700 का रिसीव हुआ था। वैसे ही जो 1000 का गुड्स था वो हम मार्च में दिखाए नहीं थे, वो अप्रैल में मिला था, तो मार्च में इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतनी सी मतलब थी। ठीक है, अब ये देखिए, आप बोलेंगे 12,900 क्यों ऐड की। देखिए, सेल्स को तो हमेशा क्या करते हैं हम उसको माइनस करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स को प्लस किए क्यों? क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना भाई, हम अप्रैल से मार्च जा रहे हैं, अप्रैल से मार्च, तो जहाँ परचेज प्लस होता था वहाँ परचेज माइनस हो गया, नेट परचेज, जहाँ नेट सेल्स प्लस होता था माइनस होता था उसको प्लस कर दिए, और ये तो 1000 जो रिसीव नहीं हुआ है वो माइनस है। तो इनका जो आप सम निकालेंगे कि 250 प्लस 12,900 माइनस 700 एंड माइनस 1000, तो कितना आएगा? 261,200। अब देखिए प्रैक्टिकल 2, देखिए प्रैक्टिकल 2 जो है उसमें मैं आपको बोला था कि जो आइटम्स, देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट पे जो प्रॉफिट रहे या सेल पे प्रॉफिट, वो सारे गुड्स का दिया रहता है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस है, हमें कैसे पता चला? देखिए क्वेश्चन के जब आप लास्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ रहेगा कि जो टोटल जो हमको प्रॉफिट मिला है वो कॉस्ट पे चाहे सेल पे वो इतना मिला है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई एक सामान था जिस पे कुछ अलग ही प्रॉफिट हमें मिला है। ठीक है, यानी कि उसका इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। जिसके देखिए कोई 2 लाख का हम जो गुड्स था उसको हम परचेज किए थे और 60,000 उसमें से हम निकाल लिए थे, राइट ऑफ कर लिया पहले ही, तो बचा कितना का था? 1,40,000 का, और बिका कितना? 1,60,000 में। 1,40,000 का था, 1,60,000 में बिका। क्या उस पर 25% का ही प्रॉफिट हुआ है? बिल्कुल नहीं, उस पर तो 20,000 का है, जो कि 1,40,000 से 1,60,000 बिल्कुल नहीं बताता कि 20,000 का जो है वो प्रॉफिट इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये अब नॉर्मल है, इस पर कुछ और प्रॉफिट हुआ है। और जो बाकी सारे गुड्स हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सारे गुड्स पे वो कुछ और प्रॉफिट लगे हैं। ठीक है, और इस पर तो कुछ और ही प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि अब नॉर्मल गुड्स है, ये कुछ और प्रॉफिट से बिका या फिर बच गया। तो इस केस में क्या होता है कि हम फॉर्मेट जो अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मेट है, वो क्या है ये कि नॉर्मल और एब नॉर्मल दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए 7 लाख का वहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा टोटल जो है वो स्टॉक है। ठीक है, ठीक है, 7 लाख हम लिख दिए, लेकिन जो गुड्स हमारा था 1,40,000 का, जो बिका है 1,60,000 में, तो उसको तो हम पहले ही माइनस कर लेंगे। क्यों? देखिए 1,40,000 अगर हम इससे अलग कर लेंगे तो हमारा पता चलेगा कि जो नॉर्मल गुड्स जो 25% के कॉस्ट पे एक्चुअली वैल्यू हुए हैं वो 5,60,000 ही हैं। क्यों? 1,40,000 वाला तो 1,60,000 में बिका है, तो इसको कोई लेना देना है नहीं है प्रॉफिट से। नीचे जो 25% प्रॉफिट जो आ रहा है आपका 1/3 ऑन कॉस्ट जो दिया हुआ है, 1/4 ऑन कॉस्ट 25%, तो उससे इसका लेना देना है ही नहीं। ये तो 1,60,000 में बिका है, इसका अलग प्रॉफिट है, तो इसको हम अलग कर लिए शुरू में ही। तो 7 लाख में 1,40,000 हमारा अब नॉर्मल है, था हालांकि 2 लाख का, लेकिन 60,000 हम निकाल लिए थे, तो 1,40,000 का बचा, तो 1,40,000 इसमें से माइनस किए तो 5,60,000 हमारा नॉर्मल है। ठीक है, आगे क्या होता है कि हम परचेज किए हैं इतना का, ठीक है 34,60,000 इतना परचेज किए हैं, तो परचेज में हम दिखा दिए हैं, नॉर्मल गुड्स ही परचेज करेंगे, अब नॉर्मल थोड़ा ही परचेज होता है। ठीक है, अब नॉर्मल तो हम सेल में हुआ है हमारा, उसका अलग प्रॉफिट मिला, तो ये जो है वो हम परचेज किए। फिर इन दोनों का इसको हम यहाँ देखा, इसमें सम करेंगे। ठीक है, आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 7 लाख का हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम ऐड कर लें, और टोटल जो हमारा एडिशन आया वो 48,60,000। देखिए ये क्या है कि टोटल हम परचेज जो किए हैं, परचेज और एक्सपेंस जो किए हैं नॉर्मल गुड्स पे, वो इतना किए हैं। ठीक है, और अब नॉर्मल पे तो 1,40,000 जो ये है वो दिख रहा है। अब देखिए अब सेल्स की बात करते हैं। सेल्स दिया हुआ है 52,20,000। तो जरा आप सोचिए 52,20,000 जो सेल दिया हुआ है, तो उसमें तो एक तो बिका है 1,60,000 का, बिका है ना अब नॉर्मल, जिसका कॉस्ट 1,40,000 था वो बिका है 1,60,000 में। ठीक है, तो 1,60,000 हम अलग कर लिए, इससे तो घटा दिए, तो हमें पता चला कि 50,60,000 जो था वो नॉर्मल गुड्स था। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स थे जिस पे 25% जो था वो कॉस्ट पे लगा हुआ था। ठीक है, इस पर तो 25% नहीं है, इसका तो अलग ही प्रॉफिट निकल रहा है 20,000। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सेल्स जो सेल हम किए हैं, सेल्स को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेल्स को माइनस कब करते हैं? उससे हम प्रॉफिट हटाकर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा सेल्स रिटर्न है। जैसे सेल्स को जब भी हम उसको हम दिखाएंगे तो उसको तो हम कॉस्ट पे ही दिखाएंगे ना, सेल्स वैल्यू तो हम दिखाएंगे नहीं, उससे तो हम प्रॉफिट हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो उसमें हम प्रॉफिट रहने ही नहीं देंगे, तो सेल में से हम प्रॉफिट हटाते हैं। बोला था कि 1/4
1/4 ऑन कॉस्ट बोला था, यही था बोला था ना, 1/4 ऑन कॉस्ट। मैं बताया हूँ कि कॉस्ट से जब सेल जानना हो, सेल वैल्यू दिया हो तो 1/5 ऑन सेल कर देना है। कॉस्ट से सेल जाएंगे तो 1/5 और सेल से कॉस्ट तो एक कम 1/4। तो देखिए इतना तो नॉर्मल गुड्स आ ही गया हमारा। तो इस पर प्रॉफिट कितना था 25%, कॉस्ट पे लिखा हुआ था तो सेल वैल्यू दिया है यहाँ। तो सेल वैल्यू पे अगर हम प्रॉफिट 20% अगर 1/5 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा प्रॉफिट का वैल्यू। लेकिन क्या इसमें भी हम 1/5 माइनस करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें हम क्यों नहीं करेंगे, इसका तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है ना भाई। 1,40,000 का गुड था, लिखा हुआ था कि 2 लाख का था, उसको हम 60,000 ले लिए और बचा तो उसको हम 1,60,000 में बेच दिया। यानी कि बचा तो 1,40,000 का था, उसको 1,60,000 में बेचे, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट। तो इसको तो हम 20% निकालेंगे नहीं इस अमाउंट का, क्यों नहीं निकालेंगे, इसका ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है, अब नॉर्मल है ये। तो माइनस कर दिया, दोनों का जो माइनस का अमाउंट है वो 10-22,000, ठीक है, 10-22,000 आया। अब देखिए क्या है कि जो टोटल आएगा इसमें से इसको घटाने के बाद वो 48,88,000 आएगा। ये क्या है आपका, ये सेलिंग वैल्यू है, ठीक है, और ये परचेज्ड वैल्यू है। तो अब जब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी, इसको और इसको, इसमें से जो टोटल परचेज वाला था उसमें से इस सेल वाला माइनस कर दिए तो आ गया 67,2,000, ठीक है। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर अगला। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये बहुत टेक्निकल है। क्यों टेक्निकल है, देखिए इसमें क्या है, आपको बोला है बनाने के लिए, इसमें आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जिसमें P&L एडजस्टमेंट बनेगा या कुछ और अकाउंट बनेगा। इसमें बोला है कि जैसे आप देखें तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है, कुछ कुछ अकाउंट जो नहीं ली गई हैं, पार्टनरशिप क्वेश्चन की तरह, कि नेट प्रॉफिट तो हमारा 6 लाख है, ठीक है, लेकिन कब हम किए, जब ये जो है कि स्टॉक जो था हमारा आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000, 3,75,000 जो स्टॉक है उसके वैल्यू के बाद। तो एक तो इसमें पूछेगा कि स्टॉक कितना का होगा, दूसरा पूछेगा आपका कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा। देखिए 6 लाख का नेट प्रॉफिट है और इसमें हुआ क्या है, जो एरर है वो देखिए, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। बताइए परचेज में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का प्राइस जो है वो एडेड है, तो परचेज में से माइनस कर लेंगे 15,000, ठीक है। ह्यूमन गेव अवे गुड्स 40,000 एज ए फ्री सैंपल एंड नो एंट्री पास्ट। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्यों, फ्री सैंपल एक तरीके का ड्राइंग जो है वो क्या होता है, वो हमारा लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर दिए, और क्योंकि वो हमारा स्टॉक को रिड्यूस करेगा तो परचेज को हम क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 250 हैज़ बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। यानी कि इसको हमको स्टॉक में इंक्लूड करना है, इसको कोई प्रॉफिट P&L एडजस्टमेंट से मतलब है, प्रॉफिट लॉस से बिल्कुल नहीं, ये तो स्टॉक का हो गया, ठीक है। 2020 को क्या होता है कि 2 लाख जो है वो गुड्स सेल होते हैं 2 लाख का, एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द अप्रैल, और उनका जो है वो डिलीवरी अप्रैल में हम लिखते हैं, ठीक है। डिलीवर वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल में सेल की तरह लिया गया, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 का कोई गुड्स है, सेल्स और रिटर्न बेसिस पे भेजा गया था, जिसमें एट ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33 ऑन कॉस्ट। सोचिए 33% ऑन कॉस्ट, 75,000 का गुड्स उसको भेजा गया है तो 33% ऑन कॉस्ट पे है, यानी कि 1/4 ऑन सेल होगा, ठीक है। तो इसमें पूछता क्या है अब कि कैलकुलेट, पहले तो कि स्टॉक आपको निकालना है, ठीक है, दूसरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। 2 आइटम्स हमें फाइंड करनी है। देखिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए P&L एडजस्टमेंट वाला जो है उसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। पहला जो था वो लिखा था कि परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग वाला परचेज में था, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का डेबिट टू परचेज, परचेज को क्रेडिट करना है हमें और इलेक्ट्रिकल फिटिंग को डेबिट करना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, परचेज तो हमें क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, तो P&L एडजस्टमेंट को अगर हम डेबिट साइड परचेज 0 है और उसमें से हम 15,000 माइनस करेंगे तो -15,000 क्रेडिट डेबिट साइड आएगा, तो -15,000 डेबिट साइड या फिर 15,000 क्रेडिट साइड, बात तो बराबर है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो फ्री सैंपल जो हुआ है जो दे दिया है, तो फ्री सैंपल टू परचेज, ये भी वही बात है, परचेज है नहीं, लेकिन फ्री सैम्पलिंग का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ठीक है, और परचेज से वो माइनस होगा। तीसरा देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है उसको कंसीडर नहीं किया गया था, वो है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ठीक है। और कोई एंट्री जो था वो पास नहीं हुआ था, किसका, ये डेटर टू सेल जो 2 लाख का सेल हुआ था उसका। तो सेल जो है वो तो नॉमिनल है, P&L में जाता है, और जो डेटर है वो तो एसेट है, हम जान रहे हैं, स्टॉक में जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं।
और उससे पहले ये जो कंसाइन किया था ये गुड्स उसका देख लेते हैं 75,000 लाख की। आप तो भेजते हैं ठीक है प्रॉफिट पे, लेकिन जो आपके पास आता है वो रिवर्स वैल्यू में आता है, यानी कि एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी कि मतलब विदाउट प्रॉफिट आपके पास जो गुड्स आएगी, आप जो प्रॉफिट ऐड कर भेजे थे गुड्स, वो विदाउट प्रॉफिट वापस आएगी। तो पहला जो एंट्री था हम आप देखे होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो यहाँ तो परचेज तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो परचेज नहीं गिवन है, तो परचेज में से अगर जीरो में से -15,000 लिखेंगे तो यहाँ पे -15,000 आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर डेबिट साइड कुछ माइनस में, उसको अगर हम क्रेडिट साइड लिख देंगे तो वो बात बराबर है। तो उसको क्रेडिट साइड हम लिख दिए 15,000 और नेट प्रॉफिट तो गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा था फ्री सैंपल वाला, उसमें भी परचेज जो था वो घट रहा था और परचेज है नहीं, तो इसीलिए इसको जो है वो क्रेडिट साइड लिखा दी। लेकिन इसमें जो न्यू आइटम्स ये था कि ओमिशन हो गया था। इसमें फर्स्ट वाले में क्या था कि गलती से परचेज में इंक्लूडेड था, यानी परचेज गलत नहीं है, सीधे परचेज में से सिर्फ माइनस करना था। लेकिन यहाँ क्या था कि फ्री सैंपल का एक जो है वो एक्सपेंस भी हुआ है, तो फ्री सैंपल का एक्सपेंस भी दिखे, और यहाँ पे परचेज में से इसको माइनस करना था, तो परचेज को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, बाई परचेज। तो 15,000 अपने आप माइनस भी हो गया और जो एक्सपेंस था 40,000 वो दिख भी गया। अब आप पहले में भी कहेंगे कि 15,000 को इधर क्यों नहीं लिखा। देखिए उसमें ओमिशन हुआ था, उसमें एक एरर था, ठीक है, कि आप 50,000 इसमें लिखना था, आप लिखे नहीं हैं। 50,000 वहाँ पे आपको लिखना था कि 15,000 जो है कंसीडर नहीं किए हैं, तो कंसीडर कर लिए, उसमें से माइनस कर लिए, परचेज ज्यों का त्यों रह गया, ठीक है। लेकिन इसमें तो भाई परचेज में से तो आप माइनस कर लिए, लेकिन जो एक्सपेंस हुआ उसको भी तो आपको दिखाना होगा, और उसमें तो एक्सपेंस को दिखा चुके होंगे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में कोई नहीं ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि उसको आप जो है ओमिट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे था कि ओमिट कर दिए हैं, तो ओमिट कर दिए हैं, तो दोनों जगह एंट्री हुआ। वहीं पे जो स्टॉक था जिसको हम कंसीडर नहीं किए थे, तो वो स्टॉक हम जानते हैं वो क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। वहीं पे जो था वो सेल हुआ था कितने का, 2 लाख का, तो बाई सेल्स 2 लाख। वहीं गुड्स की कंसाइन की बात किया जाए तो ये 75,000 जो गुड्स हमारा कंसाइन उसको कॉस्ट पे दिखाया, लेकिन ये जो इसका जो 1/3 ऑन कॉस्ट था, तो ये तो कॉस्ट था, तो इसका जो सेल हम निकालेंगे, किसका कॉस्ट 1/3 हो सकता है अगर माइनस करें तो 100 का। 100 में से अगर हम 25% माइनस कर लेते हैं एक, तो कितना आएगा 75, यानी कि वो 1 लाख था, इसका वैल्यू रहा होगा। तो 1 लाख यहाँ पे हम दिखाए हैं कि जो सेल हुआ था वो तो अब हमारा सेल्स रिटर्न की तरह हो गया, कितने वैल्यू से, पूरे वैल्यू से। अगर यहाँ पे सेल दिया हुआ था तो उससे हम 1 लाख माइनस कर लेते, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो सेल है वो 1 लाख है, ठीक है। तो सेल जब 1 लाख था, जो हम सेल भेजे थे जिसको हम मान लिए, वो कितने एक्चुअल वो तो बिका नहीं, उसका तो कॉस्ट 75,000 ही था, ठीक है। 75,000 जो क्लोजिंग स्टॉक आया उसका वैल्यू कितना रहा होगा 1 लाख, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा हुआ है 33% कॉस्ट था, ठीक है। तो जब 33% उधर था तो 33% हम ऐड कर कर उसको हम 1 लाख दिखा दिए, ठीक है। तो 1 लाख इधर और 75,000 जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो इधर, ठीक है, ठीक है। इसको हम सेल मान लिए थे, इसलिए हम इसको इधर दिखा दिए 1 लाख का। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा इन सब का सम करके क्रेडिट साइड 1180 और डेबिट साइड 1180 लिखकर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 10,40,000, ठीक है। अब स्टॉक की बात करें, देखिए जो स्टॉक से रिलेटेड है उसको स्टॉक तो गिवन था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 3,75,000 है, 3,75,000, ठीक है। और जो स्टॉक को हम नहीं इंटर किए थे वो 2,75,000 प्लस 2,50,000 सॉरी, और जो सेंड गुड्स था जो कि रिटर्न हो गया, जो सेंड हम किए थे 1 लाख का वो वापस आया वो 75,000 का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 7 लाख। बस इतनी सी क्वेश्चन थी। और क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एबनॉर्मल से रिलेटेड है। कैसे एबनॉर्मल से रिलेटेड है ज़रा आप देखिए, लास्ट में जो है क्वेश्चन का वो लिखा हुआ है कि एक 2,40,000 का सामान था जो कि 1,20,000 में बिका। ज़रा सा सोचिए, 2,40,000 का सामान था 1,20,000 में बिका, क्या इसको कोई रिलेशन है इससे कि कॉस्ट प्राइस पे 25% हमको प्रॉफिट मिला? नहीं, कहाँ यहाँ पे प्रॉफिट मिला? जो सारे गुड्स थे उस पर गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% कॉस्ट पे जितने सारे गुड्स हैं, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है कि 48 लाख का भी हमारा स्टॉक बचा हुआ है, उसमें जो है कि कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं बीच में, और जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ये सब हुए कि कुछ परचेज जो हम किए थे वो छूट गया, कुछ हम गुड्स वर्थ थे जिसको हम कंसाइन किए थे वो छूट गया है, और सेल्स जो किए थे उसमें कुछ रिटर्न आया, कुछ अप्रूव्ड हुआ वो है। लेकिन यहाँ पे लिखा कि जितने भी हम गुड्स जो सेल किए या कंसाइन किए उस पर 25% जो था वो सेल वैल्यू था, तो 25% प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2,40,000 वाला बिका 1,20,000 में, इसमें तो कुछ इससे रिलेशन है ही नहीं, यानी कि ये अब नॉर्मल है। जो गुड्स आप देख रहे हैं ये जो 48 लाख का जो बचा हुआ है अभी, उसमें अब नॉर्मल जो हमारा है 2,40,000 का है, ठीक है।
ये 2,40,000 का एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि ये 2,40,000 और बिका कितना में, 1,20,000 में, 50% लॉस पे बिका। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम भेजे थे वो 25% कॉस्ट पे भेजे थे, प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो जब प्रॉफिट में भेजे थे हुआ एक गुड्स पे लॉस है, यानी कि वो एबनॉर्मल हो गया, बाकी गुड्स से वो अलग है। तो इसकी जो है वो फॉर्मेट वाइज पहले टोटल, फिर यहाँ पे एबनॉर्मल, फिर नॉर्मल, ऐसे फॉर्मेट करके इसको बनाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका देखिए बनाते हैं। हमें पता है कि कुछ गुड्स जो थे वो नॉर्मल थे और कुछ गुड्स एबनॉर्मल थे, ठीक है। तो टोटल का हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, जब भी एबनॉर्मल लॉस जो है या एबनॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर गिवन रहे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट जो है वो अडॉप्ट करना है। इससे क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे एबनॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। तो पहले तो कहा है कि जो हमारे पास 48 लाख का स्टॉक है और हमें स्टॉक क्या, फिजिकल स्टॉक फाइंड करना है, ठीक है। 48 लाख का स्टॉक है और साथ ही क्वेश्चन में है कि जो 2,40,000 का गुड्स जो कॉस्टिंग का था वो 1,20,000 में मिला, यानी कि 2,40,000 का इसमें एबनॉर्मल था जिसपे 1,20,000 का बिका। अब वो एबनॉर्मल कैसे था, 45,60,000 बच जाएगा। फिर से बता दूँ आपको कि क्वेश्चन में गिवन है कि 25% कॉस्ट पर हम बेच रहे हैं और वो जहाँ पे वो गुड्स का वैल्यूएशन है जो दिया हुआ है कि 2,40,000 का था, एक्चुअल में वो 1,20,000 लॉस पे बिक गया, यानी कि हम भेजे थे क्या हो गया क्या, ठीक है। यानी कि जो सारे गुड्स के लिए 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट था वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि वो एबनॉर्मल है। तो उसको हम अलग कर लिए परचेज में से, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए कि आउट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वर 2,40,000 वेयर अनसोल्ड, ठीक है। तो वो भी हमारा ही स्टॉक है, ठीक है। अनसोल्ड है 2,40,000, ठीक है। 2,40,000, 2,40,000 हम टोटल में और इंक्लूड कर देंगे। और क्या कहता है कि 4 लाख का जो गुड्स थे वो भेजे गए थे, मतलब हम परचेज किए हैं, ठीक है, 4 लाख का, और उसमें हम जो है वो जुलाई में हम डिलीवर किए हैं किसी और को, ठीक है। लेकिन फिजिकल स्टॉक तो अभी वो मेरा ही है, हम जुलाई में किसी को सेल किए हैं और अभी हम परचेज किए थे 4 लाख का। तो हम टोटल दिखाएंगे परचेज्ड गुड्स के नाम से, कितना का था, 4 लाख का है हमारा, ठीक है, 4 लाख 3, ठीक है। और कुछ है, अब नीचे जो है वो सेल से रिलेटेड, यानी कि परचेज से हमारा टोटल तो हो गया। ये टोटल जो हमारा एंट्रीज है ये परचेज का टोटल देखिए 48 लाख और 2,40,000 कितना हो जाएगा, 48 तो 50,40,000, यानी कि और 4 लाख 54,40,000, 54,40,000 हमारा टोटल हो गया। और ये तो अब नॉर्मल 2,40,000 का 2,40,000, और नॉर्मल गुड्स जो है ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 45 2 47 48 लाख, 48 4 52 लाख, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सेल हुआ है कितना का, 13,60,000 का। पहला पॉइंट जो है वो आपको सेल्स का दिखना है 13,60,000 का, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि 13,20,000 जो 3,20,000 हम सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे किए थे उसमें से हाफ रिटर्न हो गया, ठीक है। रिटर्न 1/2, यानी कि 3,20,000 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000 का 1,60,000, ठीक है। ये रिटर्न हो गया। साथ में कह रहा है कि जब क्लोजिंग ईयर आ गया, ठीक है, फिर भी कोई नो इंटीमेशन, कोई इंटीमेशन नहीं मिला हमें, ठीक है, नो इंटीमेशन, तो उसे भी हम क्या मान लेंगे, सेल्स रिटर्न ही। वो भी कितना होगा, 1,60,000, क्योंकि हाफ है 3,20,000 का। तो 13,60,000 में से 3,20,000 अगर हम घटा दें तो नेट सेल जो हमारा है, देखिए नीचे नेट सेल वो कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 3,20,000 घटा दीजिए तो 10,40,000। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि जो गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट 25%, ठीक है, 25% जो है वो कॉस्ट पे है। लेकिन ये जो सेल जो बचा नेट 10,40,000 इसमें तो वो भी इंक्लूडेड है, कौन, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जो 2,40,000 का था वो 1,20,000 में बिका है, तो सेल में 1,20,000 ये भी होगा नेट सेल में। तो 1,20,000 10,40,000 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
9,20,000। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है बात, लिखा है कि 25% कॉस्ट पे भेजा गया था, ठीक है। 1/4 अगर कॉस्ट पे है तो 1/5 सेल पे होगा, ठीक है। नीचे बेस बढ़ जाता है सेल में और सेल से इधर जाते टाइम घट जाता है। तो 9,20,000 का जो है वो आपको माइनस करना होगा। कितना? 9,20,000 का कितना 1/5 कहिए या 20%, तो कितना आ जाएगा 9,20,000 का 5 जो 1/5, 1,84,000 इसका प्रॉफिट आ गया। और देखिए, क्योंकि ये लॉस है, ठीक है, 2,40,000 का था, उसको 1,20,000 में बेचे, यानी कि 1,20,000 का लॉस है, तो लॉस तो हम प्लस कर देंगे 1,20,000। अगर हम प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं तो लॉस हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और 1,84,000 जिसका प्रॉफिट आया 1/5 माइनस कर दिए। अब देखिए, अब क्या है कि 1,20,000 तो हमारा ये जो जो लॉस हुआ उसको प्लस, और ये जो प्रॉफिट था उसको माइनस, दोनों का अगर नेट हम देखें तो जो नेट माइनस होगा यहाँ पे वो होगा 64,000, ठीक है। वहीं अगर इसमें से हम जो ये सेल है नेट सेल, उसमें से हम इसका प्रॉफिट हटाते हैं तो कितना आएगा 7,36,000। और ये जो होगा 1,20,000 1,20,000 2,40,000, क्योंकि एक लॉस था, ठीक है। और वहीं 10,40,000 में से 64,000 अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 9,76,000। अब देखिए, ये सेल था और ये जो था ऊपर वाला ये परचेज था। देखिए, ये परचेज की टोटल नॉर्मल एबनॉर्मल अलग अलग किए थे हम, ठीक है। और नीचे जो है वो सेल्स की नॉर्मल एबनॉर्मल, तो टोटल उसका 54,40,000 था और इसका 9,76,000। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 54,40,000 माइनस 9,76,000। देखिए, अब ये नहीं पूछिएगा कि आप इससे इसको क्यों माइनस कर रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, ऊपर परचेज था, नीचे जो है वो सेल्स का होता है, और हम जो है ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हैं तो सेल्स को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 44,64,000, ठीक है। तो ये था टोटल इन्वेंट्री। और बाकी के लिए भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं 30 मिनट्स फाउंडेशन चैनल के साथ।